इंटरव्यू क्या होता है ना, किस तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं, फंक्शन ऑफ इंटरव्यूज क्या होता है ना, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद द फेमस राइटर अम्बर्टो इको। बदली इमेजरी कैसे यूज करी गई है, इमेजरी ऐसे यूज करी गई है कि जस्ट फॉर 1 सेकेंड, अब आप इमेजिन करने लगोगे 1 सेकेंड के लिए पूरी की पूरी अर्थ शांत हो गई, तो वो इमेजरी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू लैंग्वेज अड्डा, पार्ट ऑफ CUET अड्डा एंड करियर्स अड्डा ओनली। सो देखो, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 1 शॉट कंप्लीट हमारी फ्लेमिंगो और विस्टास का। देखो, जैसे जैसे टाइम हमारे पास कम बचता है एग्जाम में, वैसे वैसे पैनिक बढ़ता है, घबराहट होती है, हमें लगता है कैसे हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ लें। सो दैट्स व्हाई जो भी बच्चों ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है या फिर जो एक गो में अपना रिविजन करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक स्पेसिफिक सेशन है एंड आई वांट कि हर एक बच्चा इस सेशन को जरूर से जरूर वॉच करे, ताकि उसको एटलीस्ट एक ओवरऑल आइडिया मिल पाए कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, किस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको कवर करने हैं, और आप इनको पढ़ करके अपने एग्जाम्स में मैक्सिमाइज कर पाओ अपने स्कोर को। सो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज हम 2 बुक्स कवर कर रहे हैं और दोनों बुक में दोनों जो इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीजें हैं वो आपको मिलने वाली होंगी। सो इसको एंड तक देखिएगा, 1 घंटे से ज्यादा का मैं सेशन नहीं लूंगी, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो पाए और आप अपनी प्रेपरेशन को एक बहुत ही सुकून के साथ और बहुत ही परफेक्ट तरीके से पढ़ पाओ। तो ये कंप्लीट वीडियो सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स। हम 1 गो में पूरे दोनों बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें, जैसे कि चैप्टर का थीम हो गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देन सेंट्रल आइडिया हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लाइंस, पोएटिक डिवाइसेस या फिर मैसेजेस हो गए जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि हमारे पास पढ़ने के लिए आज क्या क्या है। सबसे पहले हम फ्लेमिंगो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ्लेमिंगो को देखोगे तो फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा द लास्ट लेसन, व्हिच इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉटेड। हर चैप्टर के राइटर्स और चैप्टर का नेम आपको क्लियरली पता होना चाहिए। थीम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, किसी भी चैप्टर में एक थीम एग्जिस्ट नहीं करता, देयर आर मल्टीपल थीम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी के बारे में हमें बताया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर आता है पेट्रियोटिज्म एंड कल्चरल प्राइड, कि इंसान को अपनी चीजों के ऊपर कैसे गर्व होता है। देन आप यहाँ पर लॉस और रिग्रेट भी देखोगे कि किस तरीके से बर्लिन से ऑर्डर आता है ना, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अब फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये बहुत ही वियर्ड था, इन लोगों को पता नहीं था कि एक फ्रैंको प्रशियन वॉर में फ्रांस हार जाएगा और जर्मनी जीत जाएगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जब अपनी चीजें हमसे दूर जाती है ना, तो हम बहुत सफर करते हैं, बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। तो वही यहाँ पर भी हुआ है। और यहाँ पर एजुकेशन को बताया गया है एज अ मीन्स ऑफ फ्रीडम। एक कैरेक्टर है यहाँ पे मिस्टर लैम, जो कि बताते हैं कि हमारे लिए हमारी लैंग्वेज उस की की तरह वर्क करती है जो किसी भी गुलामी के ताले को खोल सकती है। और यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल भी बताया गया है कि किस तरीके से जब कोई और हम पे हावी होता है तो वो कैसे हमें ऑप्रेस करता है। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है और हर बच्चा सेंट्रल आइडिया जरूर पढ़ करके जाएगा। सो लास्ट लेसन हमें क्या हाईलाइट कर रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग, कि आपकी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और जब वो आपसे दूर होती है तो किस तरीके का दर्द आपको फील होता है। इसको सेट किया गया है अल्सास में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टोरी हमें शो करती है कि किस तरीके से एक ऑर्डर आता है और फिर फ्रेंच लैंग्वेज रिप्लेस कर दी जाती है किससे, जर्मन से, इन स्कूल्स ऑफ फ्रांस ओनली। राइट नाउ दिस इज द अवेकनिंग ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग विलेजर्स। अब जब हमसे हमारी लैंग्वेज दूर हो रही है तो जो भी लोग हैं जो हमेशा ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते थे अपनी लैंग्वेज को, उनको अचानक से फील होने लगता है यार मेरे साथ गलत हो रहा है ना, मेरी लैंग्वेज मुझसे जुदा हो रही है ना। तो उन्हें सेंस ऑफ अवेकनिंग होता है कि देशभक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, अपनी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, अपना कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रांस और उनके टीचर एमहामेल को आप देखोगे, जिनके थ्रू स्टोरी में कन्वे किया जा रहा है कि लोग अक्सर रियलाइज करते हैं चीजों की वैल्यू को जब वो उनसे दूर हो जाती है ना। सो दिस इज समथिंग विच इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। तो जब तक कोई चीज हमसे दूर नहीं होती तब तक हम उस चीज को वैल्यू नहीं करते, लेकिन सून हमें वो रियलाइज होता है जब वो हमसे दूर हो जाती है। अब टाइटल का सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। द लास्ट लेसन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, इट रेफर्स टू एमहामेल्स फाइनल फ्रेंच लेसन, है ना। इट सिंबलाइजेस द एंड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन स्कूल्स एंड इट रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। तो द लास्ट लेसन का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंटर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इवन इट इवोक्स रिग्रेट एंड रियलाइजेशन ऑल्सो। आपको लगेगा अच्छा आखिरी लेसन है तो आपको रिग्रेट होगा, रियलाइजेशन होगा कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, फॉर ग्रांटेड ले रहा था अपनी चीजों को। और यहाँ पर पेन,
भी दिखाया गया है पोस्ट ऑफ कल्चरल लैंग्वेज का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में अगर आप चले जाओगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपका, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। फ्रांस है, एमहैमिल है, विलेजर्स हैं और प्रशियंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। फ्रांस एक स्कूल गोइंग बॉय है, नरेटर ऑफ द स्टोरी है या प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी भी बोल सकते हो। एमहैमिल फ्रेंच टीचर है और वो सिंबल ऑफ डेडिकेशन दिखाए गए हैं। वहीं अगर आप विलेजर्स को देखेंगे तो दे रिप्रेजेंट एज द कलेक्टिव गिल्ट एंड अवेकनिंग, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान ये काम कर रहा है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी चीजों को, लेकिन फिर जब दूर जाने लगती है तो रियलाइजेशन होने लगता है कि मैंने गलत किया, है ना। नाउ प्रशियन सोल्जर्स सिंबल ऑफ ऑपरेशन है, कि कैसे कोई जब अदर लैंग्वेज या अदर कंट्री हमें हरा देती है तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हमें डोमिनेट करने लगती है। लिटरेरी डिवाइसेस में जाएंगे तो सिंबोलिज्म, आयरनी, इमेजरी, कंट्रास्ट और पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है। सिंबोलिज्म यूज हुआ है ब्लैक बोर्ड मैसेज में, विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना, दिस इज लव फॉर मदरलैंड। वहीं अगर आप आयरनी देखेंगे तो आयरनी इज इन द चैप्टर नेम ऑल्सो, पहले चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है ना। फ्रांस को डर लग रहा है और फिर उसके बाद लेटर रिग्रेट होने लगता है, ये भी एक आयरनी है। तो लॉस का रियलाइजेशन जो है वो एक आयरनी क्रिएट कर रहा है। इमेजरी में जाओगे तो क्लासरूम का सीन आप फील कर पा रहे हो कि कैसे सब लोग दुखी हैं, इमोशनल डेप्थ दिखाई दे रही है। कंट्रास्ट, ओल्ड वर्सेस न्यू ऑर्डर्स को देख सकते हो आप, दिस इज अ काइंड ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, पहले क्या था लोगों का सीन, अब क्या है ना। जब पता चलता है कि लैंग्वेज दूर होगी तब कैसी फीलिंग है। पर्सोनिफिकेशन में जाओगे तो लैंग्वेज को एक लिविंग आइडेंटिटी के तौर पर दिखाया गया है कि लैंग्वेज हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सो दिस शोज अ काइंड ऑफ इमोशनल इंपैक्ट। सो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं, है ना। सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, दिस इज अ नोटिस डिस्प्ले बोर्ड, तो ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। कॉमोशन वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है अफरा तफरी या हुल्लड़ हंगामा। तो क्लासेस में जो एमहैमिल की क्लासेस होती थी उसमें सीट के खुलने बंद होने की आवाज़, एमहैमिल के रूलर की आवाज़, बच्चों के लेसन रिपीट करने की आवाज़ आती थी। तो वो कॉमोशन आज शांति में कन्वर्ट था क्योंकि आज लास्ट लेसन है ना, और अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। एंड टायरेनी के बारे में बात करें अगर हम तो ये तानाशाही होता है, दैट मीन्स क्रूअल यूज ऑफ पावर। रेप्रोच एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स पे जाते हैं। व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी इज अ इंपॉर्टेंट लाइन, दिस शोज अ काइंड ऑफ सडन रियलाइजेशन ऑफ लॉस। ये एमसीक्यू में वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ये फ्रांस बोलता है, ये दिखाता है कि वो कितना रिग्रेटफुल है कि उसने अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिस करी। विव ला फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड दिस इज शोइंग अ काइंड ऑफ डिफाइंस एंड पेट्रियोटिज्म, है ना, कैसे लोगों ने डिसओबे किया, ठीक है ना, कि अब जर्मन रूल को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हम भाई। और देशभक्ति भी दिखाई गई है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, हमें जर्मन नहीं चाहिए या जर्मनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, फ्रांस ही चाहिए, क्योंकि हम देशभक्त हैं। सो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। आई होप ये क्लियर होगा सभी लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला चैप्टर है हमारा लॉ स्प्रिंग, रिटन बाय अनीस जंग, है ना। अब थीम पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो थीम देखो एक नहीं होता, देयर आर मल्टीपल थीम। सबसे पहले पॉवर्टी एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया कि कैसे गरीबी बच्चों को उत्पीड़न या मतलब प्रताड़ित करने पे मजबूर कर देती है। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है जब छोटे छोटे बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं तो उनका बचपना खो जाता है। एंड ऑब्वियसली सोशली इन लोगों के साथ अन्याय तो हो रहा है। अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लास डिविजन, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। एंड नोबडी इज पेइंग हीड टू देम। होपलेसनेस दिखाया गया है यहाँ पर कि ड्रीम्स तो हैं, सपने तो हैं, लेकिन बेचारे होपलेस हैं, ये वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो वन थीम जो कि हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। सेंट्रल आइडिया में आते हैं। सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, हर चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आपको क्लियरली पता होना चाहिए, है ना। लॉस्ट स्प्रिंग में हमें क्या हाईलाइट किया गया है, द हार्श रियलिटीज ऑफ चिल्ड्रन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी एंड फोर्स्ड लेबर। कैसे बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, गरीबी की वजह से वो नहीं चाहते हुए भी अपना बचपना खो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो स्टोरीज आपको बताई गई, एक साहिब आलम है और दूसरा है मुकेश, है ना। यहाँ पे इन दोनों की स्टोरी सुनाते हुए ऑथर एक्सपोज करती हैं कि कैसे गरीबी, ट्रेडिशन, है ना, सोशल सिस्टम बच्चों का बचपना चुरा लेता है। द चैप्टर कंट्रास्ट द लॉस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन विद देयर अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस एंड एम्फसाइजिंग द अर्जेंट नीड फॉर सोशल चेंज। इस चैप्टर में हमें एक कंट्रास्ट शो किया गया है जिसमें हमें क्लियरली ये बताया गया है कि कैसे जो बच्चों का फ्रीडम है उनसे छीन लिया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं जो भी पूरी नहीं हो पाती, और यहाँ पर ये भी बताया गया इट्स एन अर्जेंट नीड। ऐसे पता नहीं कितने बच्चों के साथ होता रहेगा अगर सोशल रिफॉर्म नहीं होता है तो। लॉ स्प्रिंग चैप्टर का अगर आप सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड एंड लॉस का मतलब है खो जाना। तो चाइल्डहुड एंड होप
खो चुका है छोटे छोटे बच्चों का ना। लॉस्ट रिफ्लेक्स स्टोलन ड्रीम्स एंड इनोसेंस, है ना, सो इट रेफर्स टू द चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर। सो पूरा अगर आप लॉ स्प्रिंग पढ़ेंगे तो छोटे छोटे बच्चे, उनके ड्रीम्स, उनके होप, उनकी एस्पिरेशंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, एंड दिस इज शोइंग अ काइंड ऑफ परमानेंट लॉस, नॉट सीजनल, एंड दिस हाईलाइट्स द सोशल फेलियर एज वेल। सोसाइटी में जब कुछ बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सो व्हाट्स गुड, नथिंग। नेक्स्ट आओ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में साहिब, मुकेश, है ना, अनीस जंग और साहिब की फैमिली को याद रखिएगा। मुकेश की भी फैमिली है। साहिब रैक पिकर है ना, एंड ही इज अ सिंबल ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड आल्सो। इसका नाम, साहिब आलम का नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, है ना, जिसमें आयरनी है। वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स तो है नाम से, लेकिन वो एक्चुअली में कूड़ा बन रहा है। मुकेश एक बैंगल मेकर है, लेकिन ये डेयर टू ड्रीम में इन्वॉल्व है, जैसे कि ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और ये बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या फैमिली से बिलोंग करता है। अनीस जंग नरेटर भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं और राइटर भी हैं स्टोरी की। साहिब की फैमिली और मुकेश की फैमिली दोनों ही विक्टिम्स हैं, ठीक है ना। साहिब की फैमिली विक्टिम ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कैसे इन लोगों को बांग्लादेश छोड़ करके कहाँ आना पड़ गया, दिल्ली आना पड़ गया इन सर्च ऑफ फूड एंड सर्वाइवल, एंड उसकी वजह से जो जगह छोड़ करके आए हैं वो ऑब्वियसली उनका अपना घर था, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल। वहीं अगर आप मुकेश की फैमिली को देखोगे तो वो एंट्रैप्ड है पूरी तरीके से विशिष्ट सर्कल में। नेक्स्ट इज लिटरेरी डिवाइसेस। हर चैप्टर से रिलेटेड लिटरेरी डिवाइसेस आपको जरूर पढ़ के जाने बेटा। तो सिंबोलिज्म में गार्बेज इज अ सिंबल ऑफ सर्वाइवल एंड होप, दिस इज अ सिंबल ऑफ वॉन्डर आल्सो फॉर चिल्ड्रन। कंट्रास्ट साहिब और मुकेश में दिखाया गया है। साहिब सपने देख रहा है लेकिन उसको पूरे नहीं कर पा रहा, है ना। मुकेश को दिखाया गया है यहाँ पर कि मुकेश रियलिटी अपनी जानता है और वो उस रियलिटी से बाहर निकलना चाहता है ना। ये सिर्फ सोच रहा है, लेकिन इसके अंदर सपना सच करने की ताकत है ना। ये बोलता है कि मेरे घर से गैराज दूर है, लेकिन फिर भी मैं अपना सीख लूंगा मोटर मैकेनिक बनना। आयरनी साहिब के नेम में है ना, जो कि नाम से बहुत रिच है लेकिन एक्चुअली में गरीब है। इमेजरी, स्लम, भट्टियाँ, है ना, इसमें हार्श रियलिज्म आपको दिखता है। आप इमेजिन करोगे भट्टियाँ कैसी होती हैं, है ना, स्लम्स कैसे होते हैं। मेटाफर यहाँ पर स्प्रिंग में क्रिएट किया गया, स्प्रिंग इज इक्वल्स टू चाइल्डहुड। वर्ड मीनिंग में आ जाओ, रैक पिकर, है ना, परपेचुअल, चिमनी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रैक पिकर जो कूड़ा कचरा इकट्ठे करता है ना। परपेचुअल का मतलब होता है जो कभी भी एंड ना हो। एंड चिमनी में आओगे तो चिमनी का मतलब होता है स्मोक आउटलेट, एक वो फैक्ट्रियां जहां पर ऊपर एक पोर्शन खोल दिया जाता है जिससे धुआं निकलता है। बैंगल मेकर्स ग्लास चूड़ियां बनाने वाले हैं, है ना, जो ग्लास क्राफ्ट्समैन है। और केलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है जो कि सोसाइटी के लिए है और विश्व सर्कल के लिए है, जो बहुत ही इनसेंसिटिव है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये जिए या मरे। इंपॉर्टेंट लाइंस में आओगे तो गार्बेज इनके लिए गोल्ड है, ये बताया गया है ना। मतलब सर्वाइवल रिप्लेसेस चाइल्डहुड जो है, जिंदगी मैटर करती है, खुशियां नहीं। प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड, ये अनीस जंग कहती हैं मेरे जैसे प्रोमिसेस बहुत मिल जाएंगे। सो ये एम्पटी सिंपैथी विदाउट एक्शन है, मतलब लोग सिंपैथाइज तो बहुत होते हैं, उनके लिए बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं। जैसे अनीस जंग ने बोला था कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे साहिब, तो जब साहिब वापस पूछने आता है स्कूल बन गया आपका, तो ये कहती हैं बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। तो ये बोलती हैं ऐसे खोखले प्रोमिसेस इन लोगों के साथ बहुत सारे किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी, का मतलब ये आउटस्कर्ट में है वो, विच शोज द सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, कुछ कमाई वमाई नहीं है। की सिंबल्स में आओगे तो गार्बेज, बैंगल्स, बेयर फीट, फर्नेस, ये सब सिंबल्स हैं, है ना। गार्बेज इज अ सिंबल ऑफ लाइवलीहुड एंड फॉल्स होप, बैंगल इज अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन एंड बॉन्डेज, बेयर फीट इज अ सिंबल ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन, एंड फर्नेस इज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड। भट्टियों में काम करेंगे, अंधे हो जाएंगे, है ना, स्किन जल जाएगी, सांस की बीमारी हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमें इस चैप्टर से मिलता है वो क्या क्या है? चाइल्डहुड प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, गरीबी डिस्ट्रॉय कर देती है ड्रीम, सोसाइटी को एजुकेशन का ख्याल रखना चाहिए कि हर बच्चा पढ़े लिखे, एंड ट्रेडिशन शुड नॉट एनस्लेव, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ट्रेडिशन में इन्वॉल्व हो तो आप गुलामी करने के लिए बैठे हो। इकोनॉमिक जस्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ चैप्टर के इनसाइट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको याद रखने हैं। साहिब फ्रीडम लूज कर देता है जब उसे टी स्टॉल में जॉब मिल जाती है। मुकेश डेयर्स टू ड्रीम डिफरेंटली, वो अपने घर वालों से अलग सोचता है। एजुकेशन नहीं है, लेबर जबरदस्ती करवाया जा रहा है, विलिंग नहीं है लोग करने के। और सिस्टम बेनिफिट खाली मिडलमैन, नो वर्कर्स, मतलब बैंगल मेकर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिचौलियों को मिल रहा है, तो बीच वाले लोग पैसा खा जाते हैं। एंड होप सर्वाइव्स ओनली थ्रू करेज, अगर हिम्मत है तभी होप जिंदा रहता है, अदरवाइज खत्म हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर। नाउ हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस।
तो सबसे पहले हम थीम के बारे में बात कर लेते हैं। हर चैप्टर में मैंने आपको बताया बेटा देयर इज नॉट अ सिंगल थीम व्हिच एग्जिस्ट, देयर आर मल्टीपल थीम्स। तो यहाँ पे किस तरीके से आप अपने फियर और ट्रॉमा से ओवरकम कर सकते हो ये बताया गया है, ठीक है ना। कैसे आपको हिम्मत और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता रखनी होती है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है rather than the physical struggle, है ना। क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रगल आपको मैच्योर बनाता है, लेकिन फिजिकल स्ट्रगल आपको हमेशा डरा करके रखता है। और ऑब्वियसली अगर आप आयरन विल वाले हो, है ना, तो आप जीत जाओगे। अच्छा, सेंट्रल आइडिया में जाएंगे तो डीप वाटर ऑब्वियसली एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब पर्सनल नैरेटिव है। इसको विलियम डगलस ने लिखा है, जहां पर वो बात करते हैं अपने बचपन के डर के कि कैसे उन्हें पानी से एवर्जन था, है ना। मतलब ऑब्वियसली उनके साथ 2 बार ऐसे हादसे हो चुके थे कि वो पानी में मरते मरते बचे थे। तो इस चैप्टर में हमें कुछ उनके स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं, क्योंकि उनके अंदर डर बहुत था, एंड ये डर उनको बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था कि मैं पानी में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, है ना। और लेकिन फिर भी उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी जर्नी, है ना, उस सब में उन्होंने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डाला, और तब जाकर के इन्होंने अपने जो फियर की जर्नी है उसको ओवरकम किया। आसान नहीं होता है डर से लड़ना, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और कहीं नहीं। इट हाईलाइट्स द ह्यूमन रेजिलियंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फेसिंग वन फियर्स टू रिगेन फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। इस स्टोरी से आप ये भी सीखते हो कि अगर इंसान दृढ़ निश्चयी हो जाए, है ना, तो वो किसी भी डर को ओवरकम कर सकता है और वापस से अपना फ्रीडम और कॉन्फिडेंस रिगेन कर सकता है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है डीप वाटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, है ना। चैप्टर की नेम का सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दिस रेफर्स लिटरली टू द रिवर वेयर डगलस नियरली ड्राउन। बेसिकली वो YMCA पूल था। Symbolizes fear in life challenges, suggests depth of psychological struggle and it implies danger but also opportunity to overcome. Deep water ये दिखाता है कि भले ही डीप पानी कितना हो, this is just in your thought, है ना, डर जितना ही डीप क्यों ना हो, डीप वाटर इज इक्वल टू डीप फियर, तो डर जितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हो इफ यू हैव करेज, पावर, विल पावर एंड द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ इट। कैरेक्टर्स में विलियम डगलस याद रखिएगा, मम्मी याद रखिएगा उनकी, और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। विलियम डगलस मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, नरेटर भी है, स्टोरी सुना भी रहे हैं और वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। डगलस की मम्मी थोड़ी सी केयरिंग दिखाई गई है, वो उन्हें मोटिवेट करती हैं कि भाई स्विमिंग सीखो, लेकिन ध्यान भी रखो। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर इनको मदद करता है कॉन्फिडेंस रिगेन करने में, क्योंकि 2 बार इनके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 बार पानी में डूब चुके हैं, एक बार अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे और दूसरी बार YMCA पूल में। सो दोनों दिक्कत क्रिएट कर रही है इनको। लिटरेरी डिवाइसेस में आओगे तो वी हैव इमेजरी, मेटाफर, कॉन्ट्रास्ट, सिंबोलिज्म, पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी में डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर कितना गहरा था, या डिस्क्रिप्शन ऑफ YMCA पूल ले लो, बेसिकली याकीमा रिवर के बारे में बार बार यहाँ पर हाईलाइट किया है मैंने, तो ये फियर और टेंशन क्रिएट कर रहा है। मेटाफर ऑफ डीप वाटर इक्वल्स टू फियर, मैंने आपको पहले भी बताया, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल। कॉन्ट्रास्ट फियर वर्सेस प्रेजेंट करेज, है ना, डर के आगे जीत है लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ तभी होती है। सिंबोलिज्म आपका रिवर और स्विमिंग सिंबल है लाइफ चैलेंजेस और ओवरकमिंग फियर के। पर्सोनिफिकेशन में पानी स्वेलो कर लिया उनको, है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि पानी उनको खा जाएगा, इंगल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पानी, ऑब्वियसली वाटर किसी को इंगल नहीं सकता, इंगलना इज एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल इट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट मींस कि नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। ड्रेड का मतलब होता है इंटेंस फियर, पैनिक स्ट्रिकन, कॉन्कर, ट्रॉमा और इंटिमिडेटिंग वर्ड आपने याद रखने। डर के लिए आप, फ्राइटनिंग के लिए आप इंटिमिडेटिंग वर्ड यूज कर लो, ट्रॉमा के लिए इमोशनल शॉक, कॉन्कर ओवरकम डिफिकल्टीज, और पैनिक स्ट्रिकन का मतलब होता है ओवरकम विद फियर। इंपॉर्टेंट लाइंस में जाओगे, आई कुड फील माई करेज लीविंग मी, मतलब बहुत ज्यादा डर जब लगता है तब हिम्मत चली जाती है। आई वुड ईदर हैव टू डाई और कॉन्कर द फियर, इसका मतलब ये है कि या तो मरो या तो करो, वो वाला सिचुएशन हो गया। इट कॉन्कर्ड द डीप, आई कॉन्कर्ड द डीप वाटर, मतलब इन्होंने अपनी विल से ट्रायम्फ हासिल कर ली। की सिंबल में जाओगे तो डीप वाटर या रिवर फियर, डेंजर और चैलेंज का सिंबल है, याकिमा रिवर। स्विमिंग कॉन्फिडेंस, मास्टरी ऑफ फियर का सिंबल है। सन और सनलाइट जो उनको दिखाई दी ना जब वो पानी से बाहर निकल रहे थे, तो वो होप और एनकरेजमेंट का सिंबल है। और इंस्ट्रक्टर की जो गाइडेंस है वो सपोर्ट है ना, कि ओवरकम कैसे कर सकते हो आप डिफिकल्टीज से। मैसेज और वैल्यूज जो हमें इस चैप्टर से मिलती हैं वो है करेज इज द की, करेज की वजह से ही आप फियर से ओवरकम कर सकते हो। चैलेंजेस, फेसिंग चैलेंजेस स्ट्रेंथन कैरेक्टर, कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स कॉन्कर किए जा सकते हैं। सपोर्ट और गाइडेंस की हमेशा हमें लाइफ में रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको पर्सनल फ्रीडम दिलाता है। चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं,
पहला है डगलस डेवलप फियर आफ्टर अ ड्राउनिंग एक्सपीरियंस। फियर पैरालाइजेस नॉट अफेक्ट्स डेली लाइफ। हमें टाइम बीइंग के लिए वो रोकता है, हमेशा के लिए नहीं, है ना। थ्रू ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन ही ओवरकम्स इट। हम भी कर सकते हैं वो, है ना। स्टोरी एम्फसाइजेस पर्सनल ग्रोथ एंड रेजिलियंस, है ना। ये हमें बताता है कि हम पर्सनली कैसे ग्रो कर सकते हैं, है ना। दृढ़ निश्चय होना कितना जरूरी है। ये इंस्पायर करता है रीडर को कि अपने डर का काबू पाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज द थर्ड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपके बेटा। फोर्थ चैप्टर आता है आपका द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेग्लोफ। इंट्रोडक्शन में जाएंगे सबसे पहले हम। तो रैट ट्रैप एक स्टोरी है जो कि सेल्मा लेग्लोफ ने लिखी हुई है, ठीक है ना। इट इज अबाउट अ पुअर लोनली पेडलर, है ना, जो रैट ट्रैप बेचता है। स्टोरी में हमें क्या दिखाया गया है कि काइंडनेस और ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है, इंसान को बदल सकते हैं, चाहे कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो। इवन द हार्डेंड एंड डिस्ट्रस्टफुल इंडिविजुअल, चाहे आप कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर आपकी जिंदगी में एक अच्छा इंसान आ गया आप बदल जाओगे, ठीक है। दो अ सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स द ट्राम रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एक्शन एंड अल्टीमेटली सीक्स टू मेक अमेंड्स। बहुत सारी जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एट लास्ट एड लेवल मैंसल से मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी में बदलाव लाता है। वो सोचता है अपने एक्शंस के ऊपर और फिर उसके बाद वर्क करता है कि मुझे सही रास्ते पे जाना है। थीम ऑफ द लेसन में जाओगे, सो पोटेंशियल बताया गया है काइंडनेस में। छोटे छोटे एक्ट्स जेनरोसिटी के कैसे चेंज को इंस्पायर करते हैं, लोग बदलने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी है। इवन ब्रीफ एनकाउंटर्स विद एम्पैथी कैन हैव लास्टिंग इम्पैक्ट। एड लेवल मैंसन एंड रैट ट्रैप सेलर का रिडेम्पशन का मतलब होता है घर का बंदा अगर रात में निकल जाता है ना, तो रात का भूला अगर वापस सुबह घर को लौट करके आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यहाँ पे रिडेम्पशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करी गई है कि हर इंसान केपेबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के। वर्ल्ड एज अ ट्रैप बताओगे अगर आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैप इनिशियली सीज लाइफ एज अ रैट ट्रैप फिल्ड विद टेम्पटेशंस और मिजरीज। चूहेदानी में आप पोर्क डालते हो, चीज डालते हो, है ना, और दुनिया में हमें मटेरियलिस्टिक चीजें मिल जाती हैं। सेंट्रल आइडिया पे आओ। ट्राम गरीब है, लोनली मैन है ना, लेकिन फिर भी सरवाइव करता है चोरी और बेगिंग करके। वो बिलीव करता है कि दुनिया रैट ट्रैप की तरह है जो कंफर्ट ऑफर करती है और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्टीलिंग करने के बाद, चोरी करने के बाद क्रोफ्टर के घर से ही सीक्स शेल्टर इन द फॉरेस्ट एंड फाइंड्स रेफ्यूज विद आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला। तो सब जगह चोरी चकारी करने के बाद इसको सुकून कहाँ मिलता है? एडला विल मैनसन के घर पर। एडला विल मैनसन सबको जानते हुए भी उसको मोटिवेट करती है और बदलने को बोलती है इनडायरेक्टली, है ना। एंड में ऑब्वियसली जो रैट ट्रैप सेलर है वो पैसा लौटा देता है और उसके बाद एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड भी देता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो स्टोरी हमें क्या कन्वे करती है कि गुडनेस कैन बी अवेकेंड इन एनीवन, है ना, बाय कंपैशन एंड ट्रस्ट। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप दुनिया बदल सकते हो। रैट ट्रैप का सिग्निफिकेंस क्या है? रैट ट्रैप सिंबलाइज करता है द वर्ल्ड एंड इट्स टेम्पटेशन व्हिच ट्रैप पीपल इनटू wrongdoing. It also represents the tram's life of poverty and theft initially guided by self-interest. तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि पहले जो ट्राम की लाइफ थी उसमें गरीबी थी, चोरी चकारी थी, है ना, और वो उसकी खुद की वजह से थी, है ना। लेकिन उसके बाद द ट्राम और द रैट ट्रैप गिवन टू एडला एट द एंड ऑफ द स्टोरी सिंबलाइजेस द चेंज, ग्रैटिट्यूड एंड रिडेम्पशन, ठीक है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है रैट ट्रैप का। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में पेडला, एडलर, आयरन मास्टर, क्रोफ्टर याद रखना है आपको। पेडलर पुअर लोनली मैन है ना, जो पहले चोरी चकारी करता है बाद में बदल जाता है। एडला विल मैनसन आयरन मास्टर की डॉटर है जो काइंड होती है, एम्पैथेटिक होती है, फॉरगिविंग होती है और वो ट्रांसफॉर्मेशन इवोक करती है, ठीक है ना, रैट ट्रैप सेलर में। आयरन मास्टर इनिशियली थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं, है ना, लेकिन बाद में हॉस्पिटैलिटी और ट्रस्ट दिखाएंगे वो। हालांकि वो बहुत स्परी भी दिखाए गए हैं आपको, और कुछ भी उनके दिमाग में आता है तो वो बहुत तुरंत रिएक्शंस लेते हैं, वो मिस्टेक भी करते हैं। रैट ट्रैप सेलर को एज नील्स ओलॉफ। क्रोफ्टर वो बंदा है जो सफरर था, जिसके घर में चोरी हुई, 30 क्रोनर्स इसी के घर से चुराए थे रैट ट्रैप सेलर ने। लिटरेरी डिवाइसेस में आपका सिंबोलिज्म रैट ट्रैप को बोल सकते हो, जो रिप्रेजेंट करता है लाइफ के टेम्पटेशंस और ट्रैप्स को। आयरनी, ट्राम गिव्स बैक स्टोलन मनी, ये आयरनी है, चोरी किया फिर वापस कर दिया। चोर कैसे पैसे वापस कर सकता है? ट्राम्प कॉन्ट्रास्ट भी शो कर रहा है, ट्राम्स डिस्ट्रेस वर्सेस एडलास काइंडनेस। तो कैसे एडला की काइंडनेस की वजह से ट्राम का डिस्ट्रेस जो है वो ट्रस्ट में बदल जाता है। फोरशैडोइंग भी दिखाई गई है यहाँ पर। पेडलर का थॉट जो है वर्ल्ड का एज अ ट्रैप, ये फोरशैडो कर रहा है, मतलब इट प्रिपेयर्स रीडर फॉर मॉरल लेसन। नेक्स्ट, इमेजरी, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे फोर्ज हो, चाहे क्रिसमस ईव हो, है ना, सब कुछ आप इमेजिन कर रहे हो कि ये सारी चीजें रैट ट्रैप सेलर के साथ हो रही हैं।
नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जैसे पेडलर, क्रोफ्टर, फोर्ज, माइजरली और रिडेम्पशन। पेडलर कौन है? जो पैदल चल करके, ट्रेवल करके सामान बेचता है। क्रोफ्टर स्मॉल स्केल फार्मर होता है। फोर्ज भट्टी को बोलते हो आप, ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप भी बोल सकते हो आप। माइजरली कंजूस को बोलते हो आप, है ना, जो सोच समझ करके खर्च करता है। रिडेम्पशन मतलब गलत रास्तों से वापस सही रास्तों पे आ जाना। इंपॉर्टेंट लाइंस में ही थॉट ऑफ द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन शो किया गया मेटाफर का। एडला काइंडनेस अवेकेंड गुडनेस इन हिम, है ना, तो ये कंपैशन को शो करता है कि कैसे कंपैशन इंसान को बदल सकता है। ही लेफ्ट अ रैट ट्रैप विद द स्टोलन मनी इनसाइड का मतलब ये रिडेम्पशन और ग्रैटिट्यूड। इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इट हाईलाइट्स द पावर ऑफ एम्पैथी, कि अगर आप एम्पैथाइज होते हो किसी के साथ तो छोटे छोटे काम भी अच्छे लगते हैं। की सिंबल्स में जाओगे तो रैट ट्रैप, फॉरेस्ट और क्रिसमस ईव आपके की सिंबल्स बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैसेज पे। तो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन चेंज ऑब्वियसली एनीवन्स हार्ट, छोटी छोटी चीजें इंसान को बदल सकती हैं। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है रिडेम्पशन का और सेल्फ इंप्रूवमेंट का। कंपैशन, ट्रस्ट, एम्पैथी एंड पावरफुल टूल्स ही इंसान को अच्छा बना सकते हैं। लाइफ में सीम अ ट्रैप बट ह्यूमन कनेक्शंस एंड मॉरल चॉइसेस कैन ओवरकम नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो स्टोरी एम्फसाइज करती है ह्यूमैनिटी, मॉरल अवेकनिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ काइंडनेस। जरूरी है इंसानियत अपने अंदर बचाए रखना, है ना, मॉरली अवेकन होना, और सबसे बड़ी चीज ये कि आपके अंदर काइंडनेस होना। ट्राम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शो करता है ट्रस्ट एंड कंपैशन। ये डिफरेंस हाईलाइट करता है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। जैसा बाहर से इंसान दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता। हर बार चोर चोरी नहीं होता, है ना। सो एंड हाउ परसेप्शन कैन बी चेंज थ्रू मॉरल एक्शन, दिस इज ऑल्सो बीन हाईलाइटेड हियर। तो दिस इज द फोर्थ चैप्टर विच हैज बीन डन। नेक्स्ट आते हैं, आपका फिफ्थ चैप्टर है इंडिगो विच इज रिटन बाय लूस फिशर। तो इंडिगो का अगर इंट्रोडक्शन मैं आपको करूं तो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ना, जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया, रिटन बाय लूस फिशर। दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसमें लूस फिशर महात्मा गांधी का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो वहां पे उनको चंपारण मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो चंपारण इंडिगो मूवमेंट के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, है ना, और ये भी पढ़ोगे कि कैसे गांधी जी ने एफर्ट किया शेयर क्रॉपर्स जो कि ऑप्रेस थे ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, उनको कैसे उन्होंने मोटिवेट किया टू लिव देयर लाइफ बाय देयर ओन, कैसे उन्होंने उनको सेल्फ रिलायंस सिखाया, है ना। यहाँ पे गांधी जी की लीडरशिप, एम्पैथी, है ना, और किससे उन्होंने नॉन वायलेंट एक्टिविज्म किया उसको हाईलाइट करता है। बिना लड़े, बिना दंगे किए, ही स्टूड बाय इट। थीम ऑफ द लेसन में जाओगे तो लीडरशिप एंड एम्पैथी दिखाया गया है। अगर लीडरशिप अच्छी हो, ठीक है ना, तो सब सुधर जाता है। सोशल जस्टिस दिखाया गया है कि फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इज वाइटल फॉर सोशल प्रोग्रेस। अगर सोशली ग्रो करवाना है किसी को तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, हक के लिए लड़ना पड़ता है। सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी होता है, दूसरों पर निर्भर ना रह करके आप आत्मनिर्भर रहो, वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और डर हटाने में मदद करेगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू स्टैंड बाय योर ओन। नेक्स्ट, करेज एंड डिटर्मिनेशन भी दिखाया गया है। स्टैंडिंग अप टू अथॉरिटी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस इज सेंट्रल लीडरशिप मेंशन्ड ओवर हियर। सेंट्रल आइडिया में जाओगे तो 1942 में लूस फिशर इंटरव्यू ले रहे हैं गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम में, जहां पर गांधी जी डिस्कस करते हैं कि कैसे बहुत जरूरी होता है, ठीक है, सही रास्ते की तरफ चलना। एक सेकेंड रुकिएगा, बस मैं वॉइस चेक कर लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वॉइस थोड़ी स्लो हो। हाँ, वॉइस स्लो हो सकती है थोड़ी सी, बट अभी ठीक होगी, है ना। चलिए, तो 1942 में लूस फिशर जाकर के गांधी जी का इंटरव्यू लेते हैं सेवाग्राम आश्रम में, जहां पर गांधी जी उनको बताते हैं कि कैसे उनका चंपारण इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गांधी जी राजकुमार शुक्ला को याद करते हैं कि एक शेयर क्रॉपर था, कैसे उसने उनको मनाया चंपारण आने के लिए 1917 में, ताकि देखें कि इंडिगो प्लांटर्स कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स जबरदस्ती उगा रहे थे इंडिगो, ठीक है ना, ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड दे हैव टू हैंड इट ओवर टू द लैंडलॉर्ड्स। उन्हें लैंडलॉर्ड्स को ये वापस करना था, ये कोऑपरेटिव सिस्टम था। गांधी जी फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटीज बट डिसओबेड अनजस्ट ऑर्डर्स एंड हेल्प पीजेंट्स। लोगों ने मना किया उनको कि नहीं, गांधी जी को मना किया गया इनकी मदद मत करो, है ना, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, लेकिन गांधी जी ने फिर भी इन लोगों का सपोर्ट किया। सो विद द हेल्प ऑफ लॉयर्स एंड वॉलंटियर्स गांधी कलेक्टेड एविडेंस, फाइल केसेस एंड इंश्योर्ड जस्टिस। तो गांधी जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सबूत इकट्ठा किए और अन्याय के खिलाफ लड़ा। एक कमीशन बिठाई गई लास्ट में जो कंफर्म करता है कि प्लांटर्स आर द गिल्टी वन, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ मुआवजा
भरना पड़ता है इन लोगों को अप्रोक्सीमेटली 25%। किसको? गरीब शेयर क्रॉपर्स को। मतलब जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, जब वो गिल्टी प्रूव होते हैं तो वो 25% मुआवजा किसको देते हैं? इंडिगो फार्मर्स को देते हैं, है ना। गांधी जी बाद में स्कूल ओपन करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और सेल्फ रिलायंस सिखाते हैं जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्रेसिव क्रॉप सिस्टम एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट बाय लैंडलॉर्ड। तो इंडिगो इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन फॉर द शेयर क्रॉपर्स। इट सिंबलाइजेस द स्ट्रगल ऑफ द ऑपरेस्ड इन गांधीज एफर्ट टू ब्रिंग जस्टिस। इसकी मदद से ही गांधी जी ने लोगों को न्याय दिलवाया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आप महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, लुईस फिशर, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड ऑफिशियल और वॉलंटियर्स याद रखना। महात्मा गांधी लीडर है, सोशल रिफॉर्मर है, एडवोकेट है और नॉन वायलेंस और जस्टिस से उन्होंने क्या किया? लोगों को हेल्प करा। राजकुमार शुक्ला वो परसिस्टेंट शेयर क्रॉपर है जिसकी वजह से गांधी जी चंपारण मूवमेंट स्टार्ट कर पाए। लुईस फिशर एक जर्नलिस्ट हैं जो गांधी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर रहे हैं। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड ऑफिशियल जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेशन, है ना, ब्यूरोक्रेसी, बाबूशाही और इनजस्टिस, अन्याय। वॉलंटियर्स में आपको महादेव देसाई, नरहरि पारेख, देवदास गांधी, है ना, और इवन कस्तूरबा बाई, इन सब लोगों को आप देखोगे कि कैसे इन सब लोगों ने मिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट चंपारण के लोगों की मदद करी और उनको डे टू डे लाइफ में कैसे जीना है ये सिखाया। लिटरेरी डिवाइसेस में आ जाओ। सिंबल इंडिगो क्रॉप सिंबल है ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियल इनजस्टिस का। आयरनी देखोगे तो अथॉरिटीज ट्राई टू स्टॉप गांधी लेकिन रोक नहीं पाए। तो दिस शोज मॉरल करेज वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक इनजस्टिस। कंट्रास्ट दिखाया गया है गांधी जी वर्सेस ब्रिटिश प्लांटर्स में। गांधी जी हाईलाइट कर रहे हैं लीडरशिप, एम्पैथी एंड जस्टिस, और ब्रिटिश प्लांटर्स इसकी जस्ट ऑपोजिट है, वो उल्टा कर रहे हैं, है ना। इमेजरी कैसे दिखाई गई है? पीजेंट्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। कोर्ट और विलेजेस जो गांव दिखाए गए हैं वो सबको आप इमेजिन करोगे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट अरेंज किया गया है। एनेक्डोट भी दिखाया गया है यहाँ पर। राजकुमार शुक्लास परसिस्टेंस, दिस एम्फसाइजेस डिटर्मिनेशन एंड ग्रासरूट्स ऑफ एक्टिविज्म। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं जो यहाँ पे यूज हुए हैं। नेक्स्ट, शेयर क्रॉपर याद रखिएगा, वो किसान होता है ना, जो रेंट प्रोड्यूस करता है एज अ पार्ट ऑफ क्रॉप। आश्रम एक ऐसी जगह जहां पर स्पिरिचुअल और कम्युनिटी को रिट्रीट या रिफॉर्म करने में मदद करी जाती है। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इट इज द कैपिटल ऑफ चंपारण ऑल्सो, मोतिहारी, है ना। तो चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है ना, जहां पर इंडिगो मूवमेंट हुआ। नॉन वायलेंस आप अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल हार्म को बोल सकते हो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती उत्पीड़ित करना। ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइंस में ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर, फॉट फॉर देयर राइट्स। तो गांधी जी की एम्पैथी दिखाई गई एज अ ट्रू लीडर। नेक्स्ट पॉइंट है ही एम्फसाइज सेल्फ रिलायंस फॉर द विलेजर्स, वो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ही डिसओबेड ऑर्डर्स टू सर्व जस्टिस, मतलब मॉरल करेज और डिटर्मिनेशन लीडरशिप में दिखाया जा रहा है। अ कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर इंपॉर्टेंस ऑफ लॉफुल एंड पीसफुल एक्टिविज्म दिखाया गया। कमीशन कैसे बना? मतलब न्याय करने के लिए कोई ना कोई तो बैठा हुआ है ना। की सिंबल में इंडिगो क्रॉप, आश्रम और कोर्ट एंड कमीशन को रखोगे। मैसेज में चले जाओ, अगर लीडरशिप अच्छी हो, एम्पैथी, करेज और डिटर्मिनेशन वाली, तो सब सही हो जाता है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड कैन बी अचीव थ्रू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। आप रेजिस्ट करो लेकिन अत्याचार या लड़ाई झगड़ा मत करो। सेल्फ रिलायंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए। अगर आत्मनिर्भर नहीं रहोगे ना तो लॉन्ग टर्म में कौन, गांधी जी जैसे कितने लोग जिंदा रहेंगे आपके लिए। छोटे छोटे से एक्ट अगर आप अच्छे से पूरे कर लेते हो, परसिस्टेंटली करते हो, तो बड़ी चीज पे आप बदलाव ला सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, स्टोरी एम्फसाइज करिए गांधी की लीडरशिप क्वालिटीज। गांधी जी का जो वर्क है चंपारण में डिमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे जस्टिस, एम्पैथी और नॉन वायलेंस चीजों को बदल सकते हैं। और लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं होती है ना, वो लोगों को सर्व करना होता है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी and this is the very important part which you cannot skip. Got it? चलिए, now ये हो गया हमारा कौन सा वाला पार्ट, 5th वाला चैप्टर। Now let's go for the 6th chapter. 6th chapter is Poets and Pancakes written by अशोका मित्रन। तो यहाँ पर आपको जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया गया, तो उसके कुछ पॉइंटर्स पहले लर्न कर लो। ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जो कि लिया गया है माई ईयर्स विद बॉस के बुक से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जेमिनी स्टूडियोज और किस तरीके से फिल्म प्रोडक्शन होता है और कैसे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी वर्क करती है वो दिखाया गया है। यहाँ पे अशोका मित्रन आपको बताते हैं लोगों के बारे में एंड उन प्रोसेसेस के बारे में दैट केप्ट जेमिनी स्टूडियोज रनिंग स्मूथली फ्रॉम मेकअप टू मैनेजमेंट।
मतलब कैसे छोटी छोटी सी कंपनीज जो बड़े लेवल पर वर्क करती हैं वो स्मूथली काम कर रही होती हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं. इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ वेरियस स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग पोएट्स, ऑफिस बॉयज लाइक सुब्बू, a key staff member, and the lawyer, showing how teamwork makes filmmaking possible. तो आपको सुब्बू, ऑफिस बॉय, लॉयर, कुछ पोएट्स दिखाई देंगे यहाँ पर. ठीक है, थीम देख लेते हैं. कोलैबोरेशन डिस्पाइट डिफरेंसेस, कैसे लोग एक साथ काम कर रहे हैं जबकि अलग अलग हैं. तो पीपल वर्क टुगेदर इवन इफ दे डिडंट लाइक ईच अदर. लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी काम करें. सुब्बू एंड ऑफिस बॉयज का मेजर एग्जाम्पल है. रियल लाइफ से बहुत अलग होती है ना. जो आप स्क्रीन पर देखते हो वो रियल लाइफ में नहीं होता, स्क्रीन पे सिर्फ ग्लैमर होता है. बैक स्टेज वर्किंग ऑफ द फिल्म स्टूडियोज इज टोटली डिफरेंट. मेकअप, रिहर्सल, इरिटेशन, है ना, आर्टिस्ट की प्रिपरेशन, बहुत सारा स्ट्रगल होता है. ह्यूमन रिलेशनशिप भी बताया गया है प्रोफेशनल सेटिंग्स में. लॉयल्टी, हॉस्पिटैलिटी, है ना, टीम वर्क, ये सब कुछ होता है, तभी लोग सर्वाइव कर पाते हैं. सेंट्रल आइडिया में जाओगे तो पोएट्स एंड पैनकेक्स रीडर्स को एक इनसाइडर लुक देता है जेमिनी स्टूडियो का. अशोका मित्रन बताते हैं कि किस तरीके से पैनकेक मेकअप ब्रांड वहां पर यूज किया जाता था. ठीक है ना, और इसको ऑफिस बॉय लगाता था. भीड़ भाड़ वाले, जब भीड़ भाड़ होता था ना तो उन लोगों को मेकअप करना होता था तो ऑफिस बॉय करता था. कैसे बहुत ही केयरफुली काम किया जाता था आर्टिस्ट और शूट्स के लिए. फिर ये हाईलाइट करता है द लाइव्स ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स ऑल्सो, चाहे वो पोएट्स हों, स्टोरी राइटर्स हों, सुब्बू हो, अदर्स हों, है ना, जो फिल्म मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ पर आपको हॉस्पिटैलिटी, लॉयल्टी एंड अटेंशन टू डिटेल एज क्रूशियल फॉर स्टूडियो सक्सेस के लिए भी हाईलाइट किया गया है. मतलब आपको अच्छा होना जरूरी है, आपको अच्छा काम करना जरूरी है, आपको लॉयल होना जरूरी है, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी चीजें. ठीक है ना. एंड इट ऑल्सो मेंशंस विजिट बाय इंटरनेशनल परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट. अभी कुछ बड़ी बड़ी जगहें होती हैं तो उस पर लोग भी आते जाते रहते हैं, है ना. तो आप बहुत सारे लोगों को आते जाते देखोगे यहाँ पर. जैसे मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी को आपने आते हुए देखा, है ना. फिर स्टीफन स्पेंडर को आते हुए देखा. तो लोग आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शंस बनाते रहते हैं. टाइटल का सिग्निफिकेंस देखो. पोएट रेफर्स टू द क्रिएटिव पीपल, ठीक है ना, हु वर्क बिहाइंड द सीन्स. पैनकेक्स रेफर्स टू द मेकअप यूज्ड टू प्रिपेयर एक्टर्स फॉर स्क्रीन. नेक्स्ट इज टाइटल शो करता है द ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिकलिटी विच टुगेदर क्रिएट सिनेमा मैजिक. सब कुछ मिलता है तभी सिनेमा अच्छा हो पाता है. एंड इट ऑल्सो शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्रिएटिव एस्पिरेशंस और इंस्पिरेशंस और एवरीडे एफर्ट. जो आप सोचते हो और फिर जब आप रोज मेहनत करते हो तब रिजल्ट आता है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में ऑफिस बॉय है जो भीड़ को मेकअप करता है. ठीक है ना, क्राउड मेकअप के लिए जाना जाता है और हमेशा ही कंप्लेन करती रहता है सुब्बू के बारे में. सुब्बू एक रिसोर्सफुल, लॉयल, हॉस्पिटेबल बंदा है ना, जेमिनी स्टूडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे नंबर 2 बोला जाता है जेमिनी स्टूडियो का. लॉयर थोड़ा लॉजिकल है ना, भीड़ से अलग है वो. जहां लोग खादी पहनते हैं वहां पर ये सूट बूट पहन करके आता है और इसकी वजह से एक्ट्रेस की नौकरी भी चली गई है. कुछ इंटरनेशनल विजिटर को देखोगे आप. मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, स्टीफन स्पेंडर, है ना, दे एक्सपोज स्टूडियो स्टाफ टू न्यू आइडियाज और स्टैंडर्ड. कुछ नया करना है तो इनसे सीखने के लिए मिलेगा. अशोका मित्रन यहाँ पर आपको दिखाया गया जिनका काम है न्यूज़पेपर कट करके एक फाइल तैयार करना, है ना. और ऑब्वियसली ये पेशे में राइटर तो है लेकिन एग्जैक्टली इनका काम वहां पर यही है. पोएटिक डिवाइसेस में जाओगे तो एनेक्डोट देखने के लिए मिलेगा. ऑफिस बॉय की कंप्लेंट्स विच एड्स ह्यूमर एंड रियलिज्म. वहीं कंट्रास्ट देखोगे पोएट्स और पैनकेक्स में, हाइलाइट्स क्रिएटिविटी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी. कैसे पोएट काम करते हैं और कैसे पैनकेक लगा करके लोग परफॉर्म करते हैं. इमेजरी में मेकअप, सेट्स, कॉस्ट्यूम, अंदर की चीजें वो सब दिखाई जाती हैं. तो इट ब्रिंग्स स्टूडियो लाइफ विविडली टू रीडर्स. हम देखेंगे कि कैसे रियल लाइफ में चीजें होती हैं. नेक्स्ट आयरनी दिखाई गई है और ह्यूमर दिखाया गया. आयरनी दिखाई गई है पोएट हैंडलिंग रूटीन टास्क, है ना. कैसे बहुत मुश्किल होता है ना, आप रोज रोज वही कर रहे हो. सो इट हाईलाइट अनएक्सपेक्टेड रोल इन सिनेमा. ह्यूमर में मिसचीफ एंड कंप्लेंट्स दिखाई गई हैं स्टूडियो में कि किस तरीके से लोग आते जाते चलते फिरते कंप्लेन करते रहते हैं एक दूसरे के बारे में. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स में स्टूडियो याद रखिएगा. एक ऐसा प्लेस जहां पर फिल्म बनाई जाती है. मेकअप, पैनकेक यूज हुआ है. कॉस्मेटिक का ब्रांड यूज होता है ना. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है लोगों को गुड ट्रीटमेंट देना. रिसोर्सफुल का मतलब जुगाड़िया, है ना. न्यूट्रल का मतलब नीदर साइड, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. इंपॉर्टेंट लाइन में जाओगे तो एवरी एलिमेंट हेल्प इन मेकिंग जेमिनी स्टूडियो अ सक्सेसफुल फिल्म कंपनी. तो टीम वर्क जरूरी होता है, ये हमें ये हाईलाइट करता है. द ऑफिस बॉय वाज द पोएट हु वांटेड टू बी एन एक्टर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट. ये दिखाता है कि एम्बिशंस हमारे बहुत सारे होते हैं बट इट डजंट मींस कि जो आप सोचते हो वो हो ही जाए, है ना. तो हाईलाइट्स एम्बिशन बिहाइंड मीनियल वर्क. छोटे छोटे लोग काम करते हैं ना जो, उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं.
सुब्बू वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स, मतलब लॉयल्टी, स्किल, अडेप्टेबिलिटी, जब आपके अंदर मल्टीटास्क होता है, आप मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी होते हो, मल्टी टैलेंटेड होते हो, तो आप हर जगह एडजस्ट कर जाते हो। इंटरनेशनल परफॉर्मर्स टॉट न्यू वेज ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है? एक्सपोजर एंड लर्निंग एंड रिच क्रिएटिविटी। जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो तो कुछ नया सीखते हो। की सिंबल्स में आपका पैनकेक, पोएट्स और स्टूडियो का बैक स्टेज ये रहेगा, है ना। मैसेज में चले जाओ, सक्सेस इन सिनेमा रिक्वायर्स टीम वर्क, डेडिकेशन एंड अटेंशन टू डिटेल। क्रिएटिविटी अकेले इनफ नहीं होती, है ना। प्रैक्टिकल वर्क सपोर्ट करता है इमेजिनेशन को। इवन माइनर टास्क आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट करती है, चाहे वो भीड़ को मेकअप करना ही क्यों ना हो, है ना। हॉस्पिटैलिटी और लॉयल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कोऑपरेशन, जब इंसान सब मिलके काम नहीं करेंगे तब तक अच्छा काम नहीं हो सकता। एंड ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स ब्रॉडन्स वंस पर्सपेक्टिव। अगर आप लोगों से सीखोगे तभी कुछ आप बड़ा कर पाओगे। चैप्टर इनसाइट्स में जाते हैं, है ना। अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो चलता है। ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन और हार्डवर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। आप देख रहे हो कैसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है जेमिनी स्टूडियो की ग्रोथ में, और ह्यूमर और एनिक डोट वे में जो स्टोरी टेलिंग करी गई है उससे एक अच्छा मैसेज मिलता है। एंड इट ऑल्सो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। तो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कितने मैटर करते हैं वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ लिया, पोएट्स एंड पैनकेक्स। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद चैप्टर नंबर 7 एंड दिस चैप्टर इज नन अदर देन इंटरव्यू व्हिच इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, है ना। तो इंट्रोडक्शन में जाओगे तो इंटरव्यू एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, है ना, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से, मतलब इंटरव्यू क्या होता है ना, किस तरीके से इंटरव्यूज लिए जाते हैं, फंक्शन ऑफ इंटरव्यूज क्या होता है ना। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद द फेमस राइटर अम्बर्टो इको, कि अम्बर्टो इको ने इंटरव्यू कितना अच्छे से दिया, किस चीज का दिया, वो भी आप पढ़ोगे, है ना। यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज एंड इनसाइट फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड एकेडमिक एंड नॉवेलिस्ट। लोगों के इंटरव्यू के बारे में ओपिनियन क्या होते हैं, और कुछ लोग सच में इंटरव्यू को अच्छा समझते हैं तो वो अच्छे से इंटरव्यू देते भी हैं। थीम में जाओगे तो इट फोकस ऑन सेलिब्रिटीज व्यू ऑन इंटरव्यूज। सेकेंड थीम है मेनी कंसिडर इंटरव्यूज एज इंट्रूजन, घुसपैठ इनटू पर्सनल लाइफ, है ना। इट रेजेस द थीम फ्रीडम ऑफ द प्रेस वर्सेस इंडिविजुअल प्राइवेसी। लोग, मतलब प्रेस कितनी आजादी से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन इंडिविजुअल की प्राइवेसी कितनी मैटर करती है। तो स्टोरी 1 के ये थीम है। स्टोरी 2 में जाओगे तो एक्सर्प्ट है ना अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन का इंटरव्यू लिया जाए, मतलब मुकुंद पद्मनाभन अम्बर्टो इको का इंटरव्यू ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्टिविटी, फिलोसफी, सब कुछ का कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। शोज हाउ डेडिकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड लाइफ लीड टू रिमार्केबल अचीवमेंट्स। अगर आप ढंग से जिंदगी जीते हो तो बहुत सारी चीजें आप बेहतरीन कर सकते हो अपनी लाइफ में। अच्छा, सेंट्रल आइडिया में इंटरव्यू आर अ जर्नलिस्टिक टूल दैट लीव लास्टिंग इंप्रेशन, मतलब एक बार इंटरव्यू ले लिया गया तो आप लोगों के बारे में ओपिनियन बनाने लगते हो। सेलिब्रिटीज का जो व्यू होता है ना वो अच्छा नहीं होता इंटरव्यूज के बारे में। मैक्सिमम उन्हें लगता है कि उनकी प्राइवेसी खराब हो रही है तो वो हमेशा रिफ्यूज करते हैं ऑल टुगेदर इंटरव्यू को। लेकिन अम्बर्टो इको को देखोगे यहाँ पर तो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अगर आप काम को देते हो तो इट अलाउज हिम टू एक्सेल बोथ एज एन एकेडमिक एंड अ नॉवेलिस्ट। तो वो अपने इंटरव्यू को इतना अच्छे से दे रहे हैं कि आप सुनने पे मजबूर हो रहे हैं उनको। तो सक्सेस जरूरी है, लेकिन सक्सेस डिसिप्लिन, फिलोसफी और इफेक्टिव कोलैबोरेशन के साथ आती है। इवन आप अपने खाली स्थान को भरते हो ना तब आप इंप्रूव कर पाते हो। सो दिस चैप्टर शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन पब्लिक परसेप्शन ऑफ पीपल वर्सेस देयर प्राइवेट स्ट्रक्चर्ड एफर्ट। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस में चले जाओ इंटरव्यू तो इट रिप्रेजेंट बोथ मीडियम ऑफ जर्नलिज्म एंड द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन और जर्नलिज्म का हिस्सा बताया गया है। इट ऑल्सो हाईलाइट हाउ इंटरव्यूज शेप पब्लिक परसेप्शन, कि कैसे लोगों का परसेप्शन बदलता है इंटरव्यू से। थर्ड, इट शोज कंट्रास्ट बिटवीन सेलिब्रिटीज डिस्कम्फर्ट एंड इकोज थॉटफुल रिस्पॉन्सेज। तो दोनों जो स्टोरीज है ना वो एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं। कैसे लोग पसंद नहीं करते इंटरव्यू को, कैसे कितनी खूबसूरती से अम्बर्टो इको ने अपना इंटरव्यू दे दिया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पीपल और कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज, राइटर्स और आर्टिस्ट यूज किए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस बताए गए हैं कि कैसे उन्हें लाइकिंग या डिसलाइकिंग है इंटरव्यूज को लेकर के। रुडयार्ड किपलिंग, अम्बर्टो इको, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अम्बर्टो इको का तो खैर इंटरव्यू ही हो रहा है।
रुडयार्ड किपलिंग का मानना ये है कि इंटरव्यू असॉल्ट होते हैं, है ना, और उनकी वाइफ अपनी डायरी में इसको नोट दे रही है कि हाँ ये बात सही है। अम्बर्टो इको को आप एक इटालियन एकेडमिक नॉवेलिस्ट देखोगे, है ना, ये सिमियोटिक्स के ऊपर क्लासेस लेते हैं, है ना, मतलब साइंस की स्टडी करते हैं। शो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड थॉटफुल अप्रोच टू राइटिंग। मुकुंद पद्मनाभन भी दिखाई देंगे आपको, जो द हिंदू के इंटरव्यूअर हैं और ये अम्बर्टो इको का इंटरव्यू ले रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से। ये हमें ये भी दिखाते हैं कि एक अच्छा इंटरव्यू कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। पोएटिक डिवाइसेस में जाते हैं, एनेक्डोट यूज किया गया है, रुडयार्ड किपलिंग इंसिडेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है सेलिब्रिटीज कैसे डिसलाइक करते हैं, मतलब मैसेज मिल रहा है ना। एनेक्डोट इज अ काइंड ऑफ किस तरीके का मॉरल मैसेज ले रहे हो आप। कंट्रास्ट सेलिब्रिटीज वर्सेस इको, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, इंटरव्यू के ओपिनियन को लेकर के आयरनी। इंटरव्यूज इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है और घुसपैठ भी कर सकता है, मतलब अच्छा तो है, इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन आपकी लाइफ खराब भी कर सकता है। इमेजरी का मतलब है इमेजिनेशन, तो डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से इको की एकेडमिक लाइफ का आपने लिया वो इमेजरी ही तो थी। लास्ट इज मेटाफर, तो खाली जो स्पेसेस है ना वो आपके लिए कैसे टाइम, प्रोडक्टिव टाइम दे सकती हैं, वो मेटाफर क्रिएट कर रहा है। तो इट शो स्मॉल टाइम गैप्स फॉर प्रोडक्टिव वर्क। वर्ड मीनिंग में आ जाओ, इंटरव्यू एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती है इंफॉर्मेशन शुरू करने की। इंटरस्टिसेस खाली जगहें होती है, स्मॉल गैप्स जो हमारी जिंदगी के बीच में होती हैं, जहां पे हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी एक्सप्लोरिंग रियलिटी बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। प्राइवेसी का मतलब ये होता है आपकी पर्सनल लाइफ जिसमें कोई इन्वॉल्व ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस में, एन इंटरव्यू लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन, ये दिखाता है कि कैसे इंटरव्यू इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक के परसेप्शन को। अगर आप गुस्सा दो ना तो आपको सब बुरा सोचने लगेंगे, अगर आप खुशी खुशी रहोगे तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। सेलिब्रिटीज का व्यू बहुत बुरे हैं इंटरव्यूज को लेकर के, वो उसे असॉल्ट मानते हैं, मतलब कई बार उनकी प्राइवेसी हिंडर हुई होगी, है ना, उन्हें बुरा लगा होगा। इको डज द सेम वर्क बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये दिखाता है कंसिस्टेंसी इन एफर्ट्स लीड्स टू मल्टीपल अचीवमेंट्स। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग इंटरस्टिसेस, ज्यादातर प्रोडक्टिव काम आप अपने खाली जगह पे भरते हो जब आप रिलैक्स होते हो। सक्सेस ऑफ द नॉवेल इज मिस्टीरियस, टाइमिंग यहाँ पे बताया गया, सब कुछ समय का खेल है। कंसिस्टेंसी रखो अपनी लाइफ में, आप जंग जीत जाओगे। इंटरव्यू, इंटरस्टिसेस और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ, ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स की तरह यूज किए गए हैं। मैसेजेस देख लो यहाँ पर क्या क्या मिले। इंटरव्यू एक डबल, दो धारी तलवार की तरह है, अच्छा भी है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और इंट्रूजन भी कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड फोर्स एफर्ट्स सक्सेस दिलाते हैं। पब्लिक परसेप्शन हमेशा ऑलवेज रिफ्लेक्ट नहीं करते प्राइवेट वर्क को, मतलब जैसे आप रियल लाइफ में हो और जैसे लोगों ने आपके बारे में ओपिनियन बनाया हुआ है, इट्स नॉट सेम। फिलोसफी, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट वर्क कैन लीड लास्टिंग अचीवमेंट, तो आपको काम करना है बट सही तरीके से करना है, तब जाकर के आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ग्रो कर पाओगे। लर्निंग टू यूटिलाइज स्मॉल गैप्स इन लाइफ इफेक्टिवली इज क्रूशियल, अगर आप अपनी छोटी छोटी जिंदगी के पार्ट्स को इकट्ठे कर लो तो आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। चैप्टर हाईलाइट में जाते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरव्यूज हाईलाइट किया गया यहाँ पर। प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिलक्टेंट सेलिब्रिटीज एंड प्रोएक्टिव थिंकर्स लाइक इको ऑल्सो, ये भी शो किया गया है कि दो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। एंड दिस ऑल्सो शो स्ट्रक्चर्ड लाइफ फिलोसफी एंड स्मॉल मोमेंट्स ऑफ एफर्ट्स कैन लीड टू मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑल्सो। एंड दिस ऑल्सो wrote to encourage readers to value time. Time is very important, discipline is very important, consistency is very important. So ये इस चैप्टर की एग्जाम ओरिएंटेड इनसाइट है जिनके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। था चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्लेमिंगो क्लोज का लास्ट चैप्टर, गोइंग प्लेसेस की तरफ। गोइंग प्लेसेस हमारा पहले इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी है विच इज रिटन बाय A.R. Barton, जहां पर होप्स, ड्रीम्स, है ना, और कभी कभी डिसइल्यूजनमेंट भी होता है। जब आप जवान होते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशन चल रही होती है, आप कैसल इन द एयर कर रहे होते हो, तो वो हाईलाइट किया गया। यहाँ पे एक लड़की दिखाई गई है सोफी, जो कि एक टीनेजर गर्ल है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। लेकिन इसके देखो बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, लेकिन सपने बड़े बड़े हैं, पैसा, दौलत, शोहरत, है ना, और रोमांस विद हीरो, है ना, दैट इज द फुटबॉलर डेनी केसी, उसके सपने देखती है ये, है ना। दिस ऑल्सो शो हाईलाइट बिटवीन द कंट्रास्ट of teenage fantasies and the harsh realities of the real world. तो रियलिटी वर्सेस फैंटेसी में डिफरेंस दिखाया गया है, और ये किस एज में देखने के लिए मिलता है, स्पेसिफिकली जब आप टीन एज में होते हो। सो जब आप बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो तो आपको खुशियां होती हैं, आप होप में होते हो, बट वो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देता है।
थीम ऑफ चैप्टर में जाओगे तो सबसे पहले टीनेज फैंटेसीज वर्सेस हीरो वर्शिप दिखाया गया है कि कैसे जो टीनेज लोग होते हैं वो डे ड्रीमिंग करते हैं और वो कैसे लोगों को अपना आइडल बना लेते हैं कि आप उनकी तरह बनना चाहते हो। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बुरा होता है ड्रीम्स के ऊपर, यह भी दिखाया गया है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता, पावर नहीं होती ना, तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हो जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेजाइलिटी और ड्रीम्स भी दिखाया गया है कि कई बार फैंटेसीज अगर आप सोच रहे हो लेकिन कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो वो हैप्पीनेस आपकी सैडनेस में भी कन्वर्ट हो सकती है। ह्यूमन रिलेशनशिप भी दिखाया गया है ना। स्टोरीज में आपको पूरी फैमिली दिखाई गई है कि कैसे फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है और हिट भी करती है कि ये सही है, गलत है, ये सही नहीं है, गलत है, ऐसा है ना। तो सिबलिंग इंटरेक्शंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सेंट्रल आइडिया पे चले जाते हैं। सेंट्रल आइडिया में सोफी और उसकी दोस्त जैंसी एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे आफ्टर स्कूल। जबकि जैंसी प्रैक्टिकल है, सोफी हमेशा डे ड्रीमिंग करती रहती है। वो अपने आप को एक्ट्रेस समझती है, डिजाइनर समझती है और वो ये बनना चाहती है। सोफी डे ड्रीम इज द सेंटर अराउंड द मीटिंग ऑफ हर हीरो। तो सोफी इतनी डे ड्रीमिंग करती है कि वो ये तक सोच लेती है कि वो अपने हीरो से मिल रही है, डनी कैसी, है ना। और फिर उसके बाद वो कन्विंस भी करती है अपने ब्रदर जॉफ को दैट कैसी विल विजिट हर, है ना। ब्लेंडिंग फैंटेसी विद होप, मतलब वो सोचती है कि ऐसा होगा, फिर वो अपने भाई को कहानी बताती है, वो कहती है कि दिस विल बी हैपनिंग सून। सोफी की फैमिली बहुत ग्राउंडेड है रियलिटी से। उसके पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, ठीक है ना, थोड़े से डाउटफुल रहते हैं कि यार ये पागल है, कुछ भी सोचती रहती है। फुटबॉल मैच इनकी लाइफ में खुशी लेकर के आता है क्योंकि डैनी कैसी अच्छा स्कोर करता है, लेकिन रियलिटी सून इंट्रूड्स विद हर प्लान्ड मीटिंग विद हिम फेल्स। तो अभी वो रियल लाइफ में फिर दुखी होने वाली है। अभी खुश थी वो, लेकिन उसने सोचा कि वो डैनी कैसी से मिल रही है, जबकि ऐसा हुआ नहीं, तो फिर वो दुखी हो गई। तो डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद भी सोफी वापस से डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देती है। दिस वाज बैड। एंड ये बच्चों के साथ होता है कि बार बार आप डे ड्रीमिंग करते हो तो एक बार सपना टूटा, लेकिन अगर बार बार सपने टूटते हैं तो दर्द होता है, ठीक है ना। अच्छा, सोफी को यहाँ पर एक टीनेजर इमेजिनेटिव ड्रीमर बताया गया है जो हमेशा पैसा, दौलत, शोहरत के बारे में सोचती रहती है। जैंसी को प्रैक्टिकल दिखाया गया है, वो सोफी की दोस्त है, रियलिटी में रहती है। जॉफ सोफी का बड़ा भाई है, ठीक है ना, वो ट्रेनिंग मैकेनिक है और वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। डैनी कैसी फेमस फुटबॉलर है, वो एक हीरो वर्शिप का सिंबल है। सोफी के पेरेंट्स ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, है ना, और रियलिज्म में जीने वाले इंसान है और डेली सर्वाइवल हाईलाइट कर रहे हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में जाओगे, इमेजरी दिखाया गया, जिस तरीके से सोफी का घर दिखाया गया ना, गंदा सा, आप इमेजिन करोगे कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली कैसी होती है जो सोशली बैकवर्ड हो। सिंबोलिज्म में डैनी कैसी इज द सिंबल ऑफ हीरो वर्शिप, है ना। कंट्रास्ट में सोफी वर्सेस जैंसी का कंट्रास्ट दिखाया गया कि कैसे सोफी डे ड्रीमिंग करती है और जैंसी रियलिस्टिक है। आयरनी दिखाई गई है, सोफी इलैबोरेट डे ड्रीम्स वर्सेस हार्श रियलिटी। सोफी सोचती तो है कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन उसकी रियल लाइफ बहुत ही वियर्ड है। नाउ कैरेक्टराइजेशन भी यहाँ पर किया गया है। सोफी का इमेजिनेटिव नेचर जो है वो कैरेक्टराइज किया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। हीरो वर्शिप आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हो सकता है, जो ये दिखाता है कि कैसे आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाते हो जिसको आप अपना आइडल मानते हो। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है लॉस ऑफ होप और डिसअपॉइंटमेंट। जब आपके सपने पूरे नहीं होते तो ये दिक्कतें आती हैं। डे ड्रीमर मतलब अगर आप खुली आंखों से सपने देख रहे हो। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है एज इंपॉर्टेंट वर्ड, जहां पर दिखाया गया है कि द कंडीशन इज वेरी बैकवर्ड, है ना। लिविंग कंडीशंस, इफ द लिविंग कंडीशन इज नॉट गुड दैट मींस यू आर फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। इंपॉर्टेंट लाइंस में शी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये है कि एस्केपिज्म दिखाया गया है सोफी की इमेजिनेशन के थ्रू, जैसे वो अपनी रियलिटी से बच करके बाहर निकलना चाहती है। टीनेजर्स ऑफन हैव इरैशनल एक्सपेक्टेशंस, क्या दिखाता है, हाईलाइट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ यूथ टू डिसअपॉइंटमेंट। थर्ड इज शी रिटर्न्स टू हर हीरोज ड्रीम डिस्पाइट डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि वो अपने इमेजिनेशन से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोफी फील्स चोक्ड इन अ स्मॉल रूम, मतलब उसे ये पसंद ही नहीं है ना। इट रिफ्लेक्ट्स हर डिससैटिस्फैक्शन विद हर करंट लाइफ। सिंबल्स में आ जाओ तो सिंबल डेनी कैसी, है ना, रॉयस बुटीक जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ का सिंबल है, स्मॉल अनटाइडी होम, है ना, जो रियलिटी का सिंबल है, ये हाईलाइट करोगे आप। मैसेज में आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप देख लो। ड्रीम्स और इमेजिनेशन आपको जॉय, मोटिवेशन और टेम्परेरी एस्केप तो दे देते हैं रियलिटी से। सोशियो इकोनॉमिक लिमिटेशंस में रेस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटीज बट होप कीप्स द ह्यूमन स्पिरिट अलाइव।
एडोलेसेंट को बैलेंस करना चाहिए फैंटेसी और रियलिटी के बीच में, बैलेंस नहीं बनेगा तो सफर करेंगे। छोटे छोटे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस है ना कैन नर्चर रेजिलियंस एंड एम्बिशन, छोटे छोटे सपने ही आपके बड़े हो जाते हैं। चैप्टर इनसाइड में जाओगे तो गोइंग प्लेसेस कैप्चर्स टीनेज एस्पिरेशन, हीरो वर्शिप एंड द गैप बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट, सोफी की स्टोरी हमें सिखाती है कि इमेजिनेशन आपको कंफर्ट तो देती है बट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी करती है। स्टोरी हमें यह भी बताती है कि सोशल इनइक्वालिटीज किस तरीके से आपकी एम्बिशन और एक्सपेक्टेशन को बदलती है। ठीक है, तो ये चैप्टर के इनसाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्किप मत करिएगा। तो ये हो गया आपके 8 चैप्टर्स जो कि आपकी फ्लेमिंगो के बुक के। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर वन, माय मदर एट 66, जो कि आपकी पोएम है। माय मदर एट 66 का इंट्रोडक्शन अगर आप लोगे तो इस पोएम में हमें दिखाया गया है पोएट की फीलिंग्स अपनी एजिंग मदर के लिए। मम्मी बुढ़ी हो गई है ना, 66 साल की हो गई है, तो कैसे वो नियर टू डेथ है ना, वो ये ऑब्जर्व कर रही है व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग विद हर टू कोचिन एयरपोर्ट, है ना, फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास यहाँ पर अपना फियर ऑफ सेपरेशन हाईलाइट करती हैं और इमोशनल पेन हाईलाइट करती हैं कि उनकी मम्मी बूढ़ी हो रही हैं। थीम में आप एजिंग देखोगे, मोर्टेलिटी देखोगे कि वक्त के साथ उम्र भी बढ़ती है और इंसान मौत के करीब भी पहुंचता है, विच इज अनअवॉइडेबल। ऑब्वियसली जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने लोगों से अटैच होते हो, तो लव और अटैचमेंट दिखाया गया है मम्मी और डॉटर के बीच में। फियर ऑफ सेपरेशन भी, तो जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हम थोड़ी अलग होना चाहते हैं, तो फियर ऑफ सेपरेशन भी दिखाया गया है। समरी में चले जाओ, कुछ पॉइंटर्स में ही समरी कंप्लीट हो जाएगी। पोएट अपनी मम्मी के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, वो अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं तो उनको लगता है उनकी मम्मी बूढ़ी हो गई है। फिर वो उनके फेस को नोटिस करती है जो उनको लेट विंटर मून है ना और ऐश लाइक दिखाई दे रहा है, डेड बॉडी कॉर्प्स की तरह। तो पोएट को बहुत बुरा लगता है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं मेरी मम्मी मेरे से दूर तो नहीं चली जाएंगी, कहीं वो मर तो नहीं जाएंगी, तो उनको डर लगता है ना, और उस डर से वो ओवरकम करने के लिए बाहर देखने लगती हैं। ठीक है ना, बाहर देखती हैं तो उनको यंग एनर्जीज दिखती हैं, तो उनको लगता है सब कुछ अच्छा है जो हमारे साथ एक्चुअली में होता है। लेकिन डिस्पाइट दिस फियर शी एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन रिकॉग्नाइजिंग इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ एज। वो दोनों चीजों में कॉन्ट्रास्ट इसलिए दिखा रही है बेटा कि ये लाइफ के फेजेस हैं, कभी जवानी है तो कभी बुढ़ापा है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको मरना ही है, तो वक्त के साथ इंसान मौत को गले लगाता ही है। लिटरेरी डिवाइसेस में आओगे तो सिमिली यूज हुआ है एशन लाइक, कॉप्स एंड लेट विंटर मून। एज लाइक और सो से कंपेरिजन करते हो सिमिली। इमेजरी भी दिखाया गया है, मम्मी को इमेजिन कर रहे हो ना कितनी बूढ़ी हो गई है, मुंह खुला हुआ है, ऊँग रही है। टोन थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक है क्योंकि वो अपनी पास्ट मेमोरी में चली गई है, थोड़ी सी घबराई हुई भी है पोएट। सिंबोलिज्म में मम्मी को सिंबल की तरह यूज किया गया है ओल्ड एज का, है ना, और स्प्रिंटिंग ट्रीज है ना, या फिर आपका जो स्पिलिंग चिल्ड्रंस देयर होम है ना, तो वो जो दोनों पार्ट है वो आपके यंग एज का सिंबल है। इंपॉर्टेंट लाइन में ऑब्वियसली मतलब अभी जब ये घर जा रही है ना, घर से जा रही है ना कोचिन एयरपोर्ट, तो ये अपनी मम्मी को नोटिस कर रही है, तो उनको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। एंड व्हेन शी सेज सी यू सून अम्मा, तो वो एक होपफुल स्टेटमेंट है ना, जो ये दिखाता है कि लाइफ जो है वो ट्रांजिएंट है, बट फिर भी आप किसी को होप दे सकते हो बाय जस्ट हाइडिंग योर पेन एंड बाय जस्ट डूइंग स्माइल। मैसेज, अगर आप मैसेज में जाओगे इसके, तो लाइफ को ट्रांजिएंट दिखाया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये दिखाया गया है, एजिंग एंड डेथ नेचुरल चीजें हैं, लेकिन लव स्ट्रेंथन करता है ह्यूमन बॉन्ड को। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट हो गई जो मेजर पार्ट वाली। सेकंड पे जाओगे तो कीपिंग क्वाइट बताया गया अबाउट पैब्लो नेरुडा। तो पैब्लो नेरुडा यहाँ पे आपसे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। शिलियन पोएट बताए गए हैं आपको, ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, अपने अंदर खकोलो अपने आप को एंड देखो है ना कि इनर पीस कैसे मिलती है। तो वो कनेक्शंस, ह्यूमन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे थोड़ा सा थॉटफुल होने के लिए बोल रहे हैं आपको, बोलते हैं चुप रहो, साइलेंट रहो, है ना, और अपने आप को पहले पहचानो, फिर तो तुम दूसरों को पहचान पाओगे, वो ये हाईलाइट करते हैं। थीम्स में आ जाओ तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीस एंड यूनिटी, है ना, एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, ये आपके थीम्स है मेजर। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब अपने खुद के बारे में सोचो। जब आप चुप रहोगे तो आप अपने आप को समझ पाओगे बेहतर, क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो पता चल जाएगा। जब आप शांत होते हो ना तो आप ब्रदरहुड क्रिएट करते हो। तो क्वाइट मोमेंट्स कैन लीड हार्मनी विद द वर्ल्ड। अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को मोटिवेट करो, भाई लाइफ सिंपल सी है, लाइफ बहुत सीधी सादी होती है, हम उसे खुद कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो वो अपनी लाइफ को वैल्यू करने के लिए बोल रहे हैं नहीं अपने आप को मरने पे मत लगाओ, तुम काम करते जा रहे हो एंड देयर वन डे देयर विल बी द एंड ऑफ लाइफ, देन व्हाट विल यू डू,
है ना। तो समरी में उन्होंने हमें क्या बताया है, पोएट सबको बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए चुप रहो, ठीक है ना। वो कहते हैं कुछ मत करो। कुछ मत करो का मतलब ये नहीं है कि मर जाओ या अपने एक्शंस रोक लो, अपने दिमाग को शांत रखो और सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, whether you are doing right or wrong, ठीक है ना। क्योंकि साइलेंस आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है, आप अपने एक्शंस को देख पाते हो और आप वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पाते हो, दुनिया को। पोएम एंड कर रही है विद अ स्मॉल एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इवन इन साइलेंस कैन लीड टू अ ग्रेटर पीस एंड ग्लोबल हार्मनी। और अगर आपको लग रहा है कि आपके रुकने से सब खत्म हो जाएगा तो फिर आप नेचर से सीखो, ये हमें ये भी बताती है। पोएटिक डिवाइसेस में आओगे तो रेपिटेशन यूज हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल, है ना। और काउंट और स्टिल ये एंटीथेसिस भी हैं, दो ऑपोजिट वर्ड, दो अलग अलग लाइंस में यूज हो रहे हैं, है ना। सेकंड, इमेजरी भी यूज हो गई है, ठीक है। बोलते नहीं इमेजरी कैसे यूज करी गई है, इमेजरी ऐसे यूज करी गई है कि जस्ट फॉर 1 सेकेंड, अब आप इमेजिन करने लगोगे 1 सेकेंड के लिए पूरी की पूरी अर्थ शांत हो गई है, तो वो इमेजरी है। पर्सोनिफिकेशन में अर्थ हमें सिखा सकती है ना, नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कैसे कर सकती है। टोन आपकी काम है और थोड़ा मेडिटेटिव टोन में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट लाइंस में नाउ वी विल काउंट अप टू 12, है ना, एंड यू विल ऑल कीप स्टिल, ये दिखाता है कि गिनते हुए भी आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। Perhaps the earth can teach us as when everything seems asleep and silent, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें अगर कोई नहीं सिखा सकता तो नेचर सिखा सकता है। मैसेज में यहाँ पे बताया गया साइलेंस पावरफुल होती है, ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर चुप रहने से ही आती है, कंपैशन और इनर पीस भी उसी से डेवलप होता है। थोड़ी देर के लिए अपने एक्शन से पॉज लोगे तो तुम समझ पाओगे दुनिया को भी बेहतर और खुद को भी बेहतर, ठीक है। ये आपकी सेकेंड पोएम है। थर्ड पोएम में जाओगे, थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, जो कि एक मोटिवेशनल पोएम है और ये रोमांटिसिज्म के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि नेचर कैसे हमें मोटिवेट करता है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम बाय जॉन कीट्स, अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट, है ना। अच्छा, ये ना छोटी सी पोएम है जो हमें एंडेमियन नाम की एक बड़ी पोएम से निकाल करके दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इटर्नल जॉय एंड हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया गया है कि अगर आप दुनिया की चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दो ना तो छोटी छोटी चीजें आपको खुशियां देंगी। थीम में देखो, ब्यूटी एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बताई गई है, नेचर इमोरल है ये बताया गया है, और जो नेचर है उसमें हीलिंग है, आर्ट में हीलिंग है। तो ब्यूटी जो है ना वो आपको कंफर्ट, जॉय एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, चाहे वो डिफिकल्ट टाइम्स ही क्यों ना उसमें भी, है ना। नेचर की जो ब्यूटी है वो इटर्नल है और वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपको मिलती रहेगी। इवन अगर आप किसी इंसान को देखो जिसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया है तो वो भी आपको मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने पे। समरी में जाओगे तो कीट शुरुआत करते हैं, बोलते हैं आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और ब्यूटीफुल चीज बोलते हैं ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो आप ढूंढो अपने लिए ब्यूटीफुल चीजें और उस पर वर्क करो, ठीक है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ब्यूटी हमें प्लेजर देती है, वो कभी फेड नहीं होती, है ना। ब्यूटीफुल चीजें क्या है, सन, मून, ट्रीज, फ्लावर, ह्यूमन क्रिएशंस, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। बैठक सुनो, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। These things soothe our minds, obviously ये हमें सुकून देती हैं, मोटिवेट करती हैं और डिमोटिवेशन दूर करने में मदद करती हैं। पोएट ब्यूटी को कंट्रास्ट कर रहे हैं विद द ट्रबल्स एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। अच्छी चीज आपके सारे दुख दर्द को हर देती है। लिटरेरी डिवाइसेस में जाओगे तो रेपिटेशन यूज हुआ है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, है ना। एम्फसाइजेस द एंड्योरिंग वैल्यू ऑफ ब्यूटी। इमेजरी यूज हुआ है, इमेजरी तो बहुत सारी जगह पे यूज हुआ है ना। इमेजरी इमेजिनेशन होता है, तो फूलों का खिलना, गार्लेंड का बनना, फ्लावरी बैंड जो आप गुथ रहे हो ना, रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, वो आपका इमेजरी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सोचोगे कि किस तरीके से जो फाउंटेन है वो आपके ऊपर हेवन के किसी कोने से गिर रहा है, ये सब इमेजरी क्रिएट कर रही है। पर्सोनिफिकेशन में नेचर को बताया गया है कि वो हमें कभी बीट्रे नहीं करता, नेचर को धोखेबाज नहीं बोला गया। तो नेचर का कंपैरिजन धोखेबाजी से करना, तो धोखेबाज इंसान होते हैं। वहीं आप एलिट्रेशन देखोगे तो एलिट्रेशन कई सारी जगह पर आपको मिल जाएंगे, सम शेप ऑफ ब्यूटी, है ना, ये भी एक लाइन है इमेज एलिट्रेशन की। वहीं अगर आप मेटाफर में आओगे तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो, ठीक है ना, फ्लावरी बैंड हो, या फिर फाउंटेन हो, है ना, ये सब आपके किस तरीके से यूज हुए मेटाफर के तौर पर। टोन में जाओगे तो ये थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक और रिफ्लेक्टिव है, पॉजिटिव, होप देने वाली, सोचने वाली। इंपॉर्टेंट लाइन में आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट स्प्रेड अ हैप्पीनेस अराउंड, बी श्योर ऑफ दिस। सन, मून, है ना, जो नेचर है
वो भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये सोर्स ऑफ नेचर बताए गए हैं जो हमें खुशियां देते हैं। एंड मैसेज अगर इस पोएम का पढ़ोगे तो ब्यूटी हमें अपलिफ्ट करती है, हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आती है, हार्डशिप से सुकून की तरफ लेकर जाती है, और ये हमें एटर्नल जॉय, पीस, होप प्रोवाइड करती है, जिससे हम लाइफ को जीने का मकसद ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी भी यहाँ पर बताया गया है कि चाहे आर्ट हो, चाहे ह्यूमन क्रिएटिविटी हो, चाहे नेचर हो, सबको आप अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट पोएम इज अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इंट्रोडक्शन में जाते हैं। रोड साइड स्टैंड इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। यहाँ पर वो बताते हैं कि रूरल पीपल कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए, है ना। ये भी हाईलाइट करता है कि कैसे अमीर और गरीबों के बीच में बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है ना, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अपैथेटिक हैं और जो गरीब लोग हैं वो उम्मीदें तो रख रहे हैं लेकिन ट्रस्टिंग सॉरो बन चुकी है वो। थीम में जाओगे तो पावर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी को दिखाया गया है ना। रूरल पीपल आर पुअर एंड डिपेंडेंट ऑन अर्बन विजिटर फॉर सर्वाइवल। अर्बन रूरल डिस्कनेक्शन भी दिखाया गया है कि कैसे पॉलिश ट्रैफिक पास से गुजर जाता है ना, हीड़ ही नहीं बिगड़ता। होप और डिसअपॉइंटमेंट दिखाया गया है कि जब आप किसी से उम्मीद लगा करके बैठे हो लेकिन कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार ना हो तो आप दुखी होते हो ना। तो यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं ना वो दुखी हैं बेचारे। ह्यूमन एम्पैथी दिखाई गई है, इसकी कॉल करी गई है कि भाई थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ, इन लोगों की मदद करो ताकि इनका फ्लो ऑफ मनी चलता रहे। समरी में आओगे तो समरी में पोएट डिस्क्राइब करी है एक रोड साइड स्टैंड को जहां पे गरीब लोग अपने सामान को बेच रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, है ना, लोकल लोगों को। फ्रॉस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि जो गरीब किसान है, ठीक है, वो अपना पूरा जो सामान है वो ओपन करके बैठे हुए हैं ताकि कोई आए और उनसे सामान खरीदे। स्टैंड सिंबलाइज कर रहा है स्ट्रगल ऑफ रूरल पीपल फॉर द सर्वाइवल। Whereas पोएट रिफ्लेक्ट ऑन द सिटी फोक्स कि कितने इग्नोरेंट हैं वो, है ना, पास से गुजर जाते हैं, आते भी हैं तो फालतू के सवाल करते हैं कि कौन सी जगह है, कितने में दिया भैया सामान, है ना, क्या मैं अपनी गाड़ी पीछे कर सकता हूँ, यहाँ पे गैस मिलती है, फर्जी के सवाल। तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है कि कितने बुरे लोग हैं कि इनकी मदद नहीं कर सकते। तो बोलते नहीं है कि अगर किसी का लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो नहीं बोलो। तो विलेजर्स होप में है ना, उनके एफर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन वो अनरिकग्नाइज्ड है, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है। इवन गवर्नमेंट भी आकर के झूठे झूठे वादे करके चली जाती है अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन इनको एक्चुअली में बेनिफिट नहीं देती है। तो फ्रॉस्ट क्रिटिसाइज करते हैं मटेरियलिज्म और इनसेंसिटिविटी को, अर्जिंग एम्पैथी फॉर दीज पीपल, इट इज नीडेड। इमेजरी यूज हुई है। इमेजरी मतलब किस तरीके से रोड साइड स्टैंड पे सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, चाहे वो पम्पकिन हो या फिर बेरीज हो। सिंबोलिज्म रोड साइड स्टैंड ही है, गरीबों का सिंबल। कॉन्ट्रास्ट, अमीर और गरीब का बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। आयरनी दिखाई गई है कि सिटी पीपल कितनी तेजी से मूव कर जाते हैं बिना नोटिस किए हुए। तो जितनी अमीरी उतना इग्नोरेंस। टोन थोड़ा सा क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है और सिंपैथेटिक भी है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और वो इन लोगों के साथ सिंपैथाइज भी हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस में ऑब्वियसली आप देखोगे जो पॉलिश ट्रैफिक पास कर जाता है ना, तो फार्मर्स बेचना चाहते हैं अपना सामान, लेकिन जो अमीर लोग हैं ना दे आर इग्नोरेंट। इनके पास इनके पास टाइम ही नहीं है चैरिटी करने के लिए, है ना। मतलब जहां पे दिखाया गया ना पॉलिश ट्रैफिक जस्ट स्प्रेड, इसका मतलब ये है कि वो आ ही नहीं रहे, इग्नोर करके चले जा रहे हैं। सिटी पीपल इतनी तेजी से ड्राइव करके चले जा रहे हैं कि उनका डिस्कनेक्शन दिखाया जा रहा है गरीब लोगों से। वहीं अगर आप मैसेज में जाओगे तो सबसे पहला मैसेज है, पोएम स्ट्रगल दिखा रहा है रूरल कम्युनिटीज के जिनको इग्नोर कर रहे हैं अर्बन वेल्थ वाले, और यहाँ पे एम्पैथी की गुहार लगाई गई है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ह्यूमन कंपैशन की बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मटेरियलिस्टिक वेल्थ शुड नॉट मेक पीपल इनसेंसिटिव टू द हार्डशिप ऑफ अदर्स, दिस इज आल्सो हैज बीन हाइलाइटेड हियर। ठीक है, ये मैसेजेस हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोएम ऑन जेनिफर टाइगर, जिसमें इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं तो जो पोएट है वो एड्रिन रिच है, अमेरिकन पोएट है, ये फेमिनिस्ट राइटर है। यहाँ पे थीम बताया गया कि किस तरीके से शादियों के बाद लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है उस समय की, ठीक है ना, उनको मॉरल करेज की जरूरत होती है और वो आजाद होना चाहती हैं। तो दिस इज द पोएम फोकस ऑन ऑन जेनिफर हु इज द सिंबल ऑफ ऑल दोज वुमेन जो आफ्टर शादी मैरिटल लाइफ के इश्यूज को झेल रही हैं। तो यहाँ पे एक औरत को दिखाया गया कि किस तरीके से शादी में के बंधन में वो बन चुकी है ना, उसे हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए अपनी कला को बाहर लाने के लिए। सो थीम में आओगे अगर आप तो फेमिनिन ऑपरेशन दिखाया गया।
Aunt Jennifer is weighed down by patriarchal control of her marriage, कि कैसे उनके हस्बैंड उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं. सेकेंड, करेज एंड रिबेलियन दिखाया गया है. बोल तो सकती नहीं है वो, फिजिकली तो वो बहुत वीक है, लेकिन इमोशनली मेंटली वो स्ट्रांग है. तो इस वजह से वो एक एम्ब्रॉयडरी बना रही है जिसमें उन्होंने टाइगर्स बनाए जो फियरलेसनेस का सिंबल है, फ्रीडम का सिंबल है. तो आर्ट को एक एक्सप्रेशन के तौर पर लिया गया है कि स्यूइंग बिकम्स हर एस्केप फ्रॉम ऑपरेशन, अलाउइंग हर वॉइस टू बी हर्ड इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली आप उनकी आवाज को सुन सकते हो, है ना. तो मॉर्टैलिटी एंड लेगेसी भी यहाँ पर दिखाई गई है कि डेथ के बाद भले ही आंट जेनिफर मर जाएं, बट उनकी सोच जिंदा रहेगी कि वो कैसे स्ट्रेंथ और डिफाइंस चाहती थी. समरी में जाओगे तो आंट जेनिफर को एक थकी ऑप्रेस्ड औरत दिखाया गया है जो कि बोझ तले दबी हुई है शादी के. वो टाइगर्स बना रही हैं एक टेप्स्ट्री पर, जो कि प्राउड, फियरलेस है और अनअफ्रेड है मेन से. तो वो उनकी इनर कोर है, इनर डिजायर है. टाइगर सिंबलाइज करे करेज एंड फ्रीडम दैट आंट जेनिफर कैन नॉट एक्सप्रेस इन हर रियल लाइफ. दे शो कंट्रास्ट. आंट जेनिफर बाहर से बहुत डरी हुई, घबराई हुई, दबी सहमी सी है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं वो डोमेस्टिकली. शी लीव्स अ लास्टिंग लेगेसी थ्रू हर आर्ट. ये पोएम एंड करती है बाय हाईलाइटिंग द कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर इंटरनल डिजायर्स. तो फिजिकली वो भले ही वीक हो, लेकिन इंटरनली वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं. कैसे? टाइगर्स की तरह. नाउ लुक एट दिस. सिंबल यूज हुआ है, टाइगर्स और आंट जेनिफर दोनों ही सिंबल है. टाइगर फ्रीडम का सिंबल है, फियरलेसनेस का सिंबल है. आंट जेनिफर फियरफुलनेस का सिंबल है ना, और थोड़ा सा ऑपरेशन का सिंबल है. मेटाफर में अंकल का जो वेडिंग बैंड है ना, वो मेटाफर है ना, वो शादी का सिंबल है. मैरिज एज ऑपरेशन दिखाया गया है. कंट्रास्ट आंट जेनिफर और उनके टाइगर्स के बीच में कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है. इमेजरी में जाओगे तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन इमेजरी क्रिएट किया गया है कि कैसे टाइगर्स जंगलों में रहते हैं. एलिट्रेशन में प्रांसिंग, प्राउड, अनअफ्रेड, है ना, फ्लटरिंग फिंगर्स, ये आपका एलिट्रेशन है. रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट और वोवेल लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स. टोन थॉटफुल है और क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज भी कर रही है. इंपॉर्टेंट लाइन में द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड दिखाया गया कि किस तरीके से शादी एक बोझ बन जाती है. टाइगर्स जो उन्होंने पैनल पर बनाए हुए वो हमेशा जिंदा रहेंगे, तो उनका वो इनर डिजायर हमेशा कैसे जिंदा रहेगा ये दिखाया गया. व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो उनके जो हाथ हैं वो यूं ही पड़ रहेंगे. मतलब आंट जेनिफर डरी सहमी घबराई भी मरने के बाद भी रहेंगी, लेकिन उनकी इनर डिजायर हमेशा जिंदा रहेगी. मैसेज में जाओगे तो मैसेज में पेट्रियार्की को दिखाया गया है कि वो इंसान को कैसे परेशान करती है, एक औरत को कैसे परेशान करती है ना. लेकिन क्रिएटिविटी और करेज डिसोबे करने में मदद करता है उनको, किसी भी तरह के रिजिड सिस्टम को. स्ट्रेंथ में नॉट बी फिजिकली विजिबल बट कैन मैनिफेस्ट इन आर्ट एंड एक्सप्रेशन. हो सकता है जो स्ट्रेंथ है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में ना हो, बट आपकी इमोशंस में हो सकती है. वुमेन स्ट्रगल एंड रेजिलियंस आर सटल येट पावरफुल, ट्रांसेंडिंग लाइफ इटसेल्फ. तो वुमेन के जो स्ट्रगल्स हैं, है ना, और जो उसकी रेजिलियंस है, वही उनके लिए पावरफुल और ट्रांसेंडिंग लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं. आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को. तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंगो वाला सेक्शन, जो हमने फ्लेमिंगो प्रोज कंप्लीट कर लिया. अब फ्रॉम हियर, फ्रॉम द थर्ड लेवल, यहाँ से हम विस्टास शुरू कर रहे हैं. तो देखो विस्टास का फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल विच इज रिटन बाय जैक फिनी. ठीक है. अब जैक फिनी ये जो स्टोरी लिखते हैं थर्ड लेवल, ठीक है ना, इसमें वो एस्केपिज्म और टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान मॉडर्न लाइफ से परेशान होकर के फ्री होना चाहता है. ठीक है. स्टोरी में डिजायर टू एस्केप दिखाया गया है फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड फाइंड कंफर्ट इन सिंपलर एंड नॉस्टैल्जिक पास्ट. ये बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम सुकून भरा था, तो ये आपको पास्ट में भी लेकर के जा रहे हैं. सो इट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी एंड साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन, लीविंग रीडर्स क्वेश्चनिंग रियलिटी कि सच में क्या रियलिटी इतनी बुरी है. थीम में जाओगे तो एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया दिखाया गया है. प्रेजेंट लाइफ से आप एस्केप करना चाहते हो और पास्ट लाइफ अच्छी है. नेक्स्ट, टाइम एंड रियलिटी. स्टोरी एक्चुअली ब्लर्स द लाइन बिटवीन द प्रेजेंट रियलिटी एंड द इमेजिन्ड पास्ट. तो ऐसा लग रहा है जैसे आप टाइम ट्रेवल कर गए हो. साइकोलॉजिकल शेल्टर ले रहे हो आप. एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेस है, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर सुकून है. होप एंड इमेजिनेशन भी दिखाया गया है कि छोटे छोटे से एक्ट ऑफ इमेजिनेशन आपको कंफर्ट दे सकते हैं. सेंट्रल आइडिया में जाओगे तो यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है चार्ली, जिसको एक थर्ड लेवल मिल जाती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. ठीक है ना, जो उसको 1894 में पहुंचा देती है. चार्ली स्ट्रेस्ड है मॉडर्न लाइफ से, तो वो कंफर्ट लेने के लिए गया है 1894 में.
तो वो परमानेंट एस्केपिज्म चाहता है। अब वो एक अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट करता है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से, ठीक है ना, कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो जो स्टोरी है थोड़ा सा एंड एम्बिगुअसली हो रही है, क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा कि जिस साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिस्ट से वो ट्रीटमेंट ले रहा था वही बाद में गायब हो जाता है, वो भी टाइम ट्रेवल कर जाता है। अब ये नहीं पता कि ये चार्ली की एक थॉट है या फिर सच में टाइम ट्रेवल हुआ है। तो स्टोरी एम्फसाइज कर रही है ह्यूमन डिजायर फॉर नॉस्टैल्जिया एंड रिट्रीट फ्रॉम रियलिटी। आज की लाइफ कोई नहीं जीना चाहता। थर्ड लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक पोर्टल है पास्ट का, है ना, एक ऐसा वर्ल्ड जो मॉडर्न एंजाइटी से अनटच्ड है। इट रिप्रेजेंट मेंटल स्केप, होप एंड लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर लाइफ। थर्ड लेवल इज अ सिंबल ऑफ सिंपलर लाइफ। 3 कैरेक्टर्स हैं, चार्ली, लूसा एंड सैम। चार्ली प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मॉडर्न लाइफ से परेशान, एस्केपिज्म चाहता है। लूसा इसकी वाइफ है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड दिखाई देगी लेकिन चार्ली को सपोर्ट करती है। सैम एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, सैम मीना पूरा नाम है उसका, जो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मॉडर्न लाइफ सच में बहुत बुरी है, कि हर इंसान को आज नहीं तो कल उससे बच करके निकलना ही पड़ेगा। लिटरेरी डिवाइसेस में फैंटेसी दिखाया गया है, थर्ड लेवल। सिंबोलिज्म भी थर्ड लेवल ही यूज किया गया है, इट्स अ सिंबल ऑफ नॉस्टैल्जिया। आयरनी भी दिखाई गई है कि चार्ली फाइंड पीस इन द प्लेस दैट मे नॉट एग्जिस्ट, हाउ इज इट पॉसिबल। एम्बिग्विटी दिखाई गई है, थर्ड लेवल है भी या नहीं है, क्योंकि सैम मीनर पहुंच गया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इमेजरी, आप 1894 को इमेजिन कर रहे हो, बड़े बड़े आंगन, बड़े बड़े पेड़, है ना, बहुत सुकून। वर्ल्ड मीनिंग में एस्केपिज्म याद रखना, बचकर निकलना होता है। नॉस्टैल्जिया पास्ट को याद करना होता है। एम्बिगुअस कंफ्यूजन को बोलते हैं। साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा पर्सन जो आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रीट करे, और पोर्टल एक डोरवे को बोलते हैं जहां से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइंस, थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज अ डोरवे टू 1894, तो एस्केपिज्म का सिंबल है ये। ही लॉन्ग फॉर द स्लोअर पेस ऑफ लाइफ इन 1894, मतलब स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको। इट इज अनक्लियर इफ द थर्ड लेवल इज रियल और ड्रीम, दिस शोज कंफ्यूजन, है ना। की सिंबल में थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है ना, और वो जो इंजन्स हैं, ठीक है ना, और जो कपड़े हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे हैं, सबको आप ले सकते हो कि ये सिंपल लाइफ है। ब्रास पिटून्स एक्सेट्रा, है ना। मैसेज में जाओगे तो ह्यूमन बीइंग शेल्टर चाहता है ना, नॉस्टैल्जिया में शेल्टर मिल जाएगा उसको। रियलिटी हार्श हो सकती है ना, लेकिन होप और फैंटेसीज आपको सुकून देती हैं। स्टोरी हमें ये भी दिखाती है कि सिंपल लाइफ तो थी पास्ट की, और सिंपल लाइफ ही नेचुरल लाइफ है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चैप्टर इनसाइट आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्टोरी एक ब्लेंड है फैंटेसी और साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन का। चार्ली की जो डिस्कवरी है थर्ड लेवल की, मेंटल एस्केपिज्म को दिखाती है, और रेजेस क्वेश्चंस अबाउट टाइम, रियलिटी एंड ह्यूमन लॉन्गिंग ऑल्सो। फ्लेमिंगो पे चले जाओगे तो फ्लेमिंगो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये फ्लेमिंगो बार बार दे रहा है, इट इज एक्चुअली विस्टास, ठीक है। तो टाइगर किंग इज रिटन बाय काल्की। तो इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। टाइगर किंग एक क्रिटिसिज्म वाली स्टोरी है, ठीक है ना, जिसको काल्की ने लिखा है, और यहाँ पर उन्होंने एरोगेंस को दिखाया है, घमंड को, राजा महाराजाओं के ऑब्सेशन को, है ना, और किस तरीके से अगर आप अपनी पावर को सही से यूज नहीं करते हो तो वो बैडली इंपैक्ट करती है। स्टोरी हमें ह्यूमन प्राइड, सुपरस्टिशियसनेस, है ना, मिसयूज ऑफ पावर को दिखाती है। ये और ये भी दिखाती है कि कैसे इंसान अगर इगोइस्टिक होता है तो ऑब्सेस्ड हो जाता है। थीम में जाओगे तो ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा होता है, बोलते नहीं पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, तो पैसा और पावर हमें ऑब्सेशन देता है। सुपरस्टिशियसनेस वर्सेस रियलिटी, तो अंधविश्वास, है ना, और प्रैक्टिकल होना दो अलग अलग चीजें। किसी ने बोल दिया आपको टाइगर मारेगा तो आप टाइगरों को ही मारते चले जा रहे हो, है ना, और अगर घमंडी हो आप, रूड हो, तो चीजें खराब भी हो सकती हैं। आज नहीं तो कल आप देश दुनिया सब तबाह कर दोगे। आयरनी ह्यूमन बिहेवियर की दिखाई गई है ना, कि कैन बी ब्लाइंड टू डेंजर ड्यू टू ईगो और ऑब्सेशन, अंधा हो जाता है वो, उसे आने वाला खतरा दिख ही नहीं रहा होता। सेंट्रल आइडिया पे जाओगे तो ये स्टोरी है किंग की, प्रतिबंधापुरम के, जो ऑब्सेस्ड हैं कि उन्हें 100 टाइगर मारने, क्योंकि एक प्रोफेसी में किसी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि इनको 100वें टाइगर से सावधान रहना है क्योंकि वही उनको मारेगा। अब वो मार देते हैं 99 टाइगर्स, है ना, लेकिन 100वां टाइगर नहीं मार पाते हैं। तो किस तरीके से वो ऑब्सेस्ड हैं और टाइमली कैसे ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं ये दिखाया गया है, कि वो अपने किंगडम, अपनी वाइफ, अपने बच्चे सबको इग्नोर कर देते हैं। फिर इनका डेथ बहुत कॉमिकल एंड में हुआ है। इनको मारने वाला 100वां टाइगर नहीं था, बल्कि एक वुडन टाइगर था, है ना, जो प्रोफेसी को फुलफिल करता है। तो ये ह्यूमन एरोगेंस के ऊपर एक सटायर है।
टाइटल में चले जाओगे तो टाइगर किंग सिंबलाइज प्राइड, ऑब्सेशन एंड फियर ड्रिवन बाय अथॉरिटी। सेकेंड, यहाँ पे आयरनी भी दिखाई जाती है कि किस तरीके से टाइगर किंग को मारने वाला एक वुडन टाइगर ही था। सो ये फेट को भी दिखाता है कि फेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइगर किंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनका नाम जिलानी जंग बहादुर भी है। इन्हें एरोगेंट, ऑब्सेसिव, सुपरस्टिशियस आप बोल सकते हो, इगोस्टिक भी बोल सकते हो। मिनिस्टर्स कैसे चाकरी करते हैं, है ना, कैसे लॉयल होते हैं अपने मास्टर के, वो दिखाया गया है। और टाइगर्स दोनों किस्मत और डर दोनों को दिखाते हैं, है ना, कैसे नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ये भी दिखाते हैं। अच्छा, सटायर यहाँ पे एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, किंग के ऑब्सेशन के ऊपर सटायर किया है। आयरनी भी दिखाई गई है, किंग को मारने वाला, टाइगर किंग को मारने वाला एक वुडन टाइगर था। सिंबोलिज्म टाइगर है, टाइगर इज अ सिंबल ऑफ फियर, फेट एंड नेचर्स पावर। हाइपरबोली भी दिखाया गया है कि किंग ने बहुत सारे टाइगर्स मार दिए बिना रीजन, सो इट इज एग्जैजरेशन ऑल्सो। फोरशैडोइंग भी यहाँ पर यूज करी गई है, प्रोफेसी अबाउट द टाइगर। दिस बिल्ड सस्पेंस कि आपको लगेगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एंड सी व्हाट हैपेंड। ऑब्सेशन जुनून को बोलते हो, पागलपन किसी चीज का। प्रोफेसी भविष्यवाणी को बोलते हो। सुपरस्टिशियसनेस अंधविश्वास को कहते हैं। एरोगेंस घमंड को बोलते हैं। और सटायर का मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो आप किसी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ही बिकेम ऑब्सेस्ड विद किलिंग द टाइगर्स दैट वाज डेस्टिन्ड टू किल। पागल हो गए थे कि मारना है मारना है मारना है मारना है। तो ऑब्सेशन एंड फियर डोमिनेट ह्यूमन बिहेवियर, दिस हैपेंस। हिज लाइफ वाज कंट्रोल्ड बाय प्रोफेसी, ईगो एंड सुपरस्टिशियसनेस। पैदा हुए भविष्यवाणी के साथ, पूरी जिंदगी टाइगर्स मारे मारे मारे, फिर शादी भी करी तो टाइगर के चक्कर में ही, बच्चा पैदा हुआ तो गिफ्ट भी टाइगर वाला ही दे रहे हैं, और मरे भी तो टाइगर से, है ना। तो एंड में कैसे फेट उनके ऊपर बदला लेता है ये दिखाया गया। की सिंबल में टाइगर, किंग और हंटिंग दिखा हो गया। मैसेजेस पढ़ लो। ऑब्सेशन और एरोगेंस कैन क्लाउड जजमेंट। आप अंधे हो जाते हो जब आप पागल होते हो तो, है ना। और अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। ह्यूमन कोशिश करता है डेस्टिनी को कंट्रोल करने की, बट वो पॉसिबल नहीं है। और सटारिकल ह्यूमर कैन इफेक्टिवली हाईलाइट सोसाइटीज इरेशनल बिहेवियर। अगर आप फनी वे में लोगों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करोगे, सो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वो सही कर रहे हैं कि गलत। ये स्टोरी एक सटायर है ईगो, ऑब्सेशन और फियर के ऊपर, है ना। किंग का डाउनफॉल फोरशैडो कर रहा है कि इंसान डेस्टिनी से नहीं बच सकता। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी, ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस को भी दिखा रहा है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर इज अगेन विस्टास का, आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जाओगे तो सबसे पहले ये एक ट्रेवल लॉग है। दिशानी दोषी अंटार्कटिका गई हैं, वहां के बारे में लिख रही हैं कि अंटार्कटिका सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, अभी वो कैसा दिखता है और पहले वो कैसा था। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, है ना, और ब्यूटी, हार्शनेस ऑफ नेचर, सब चीज के बारे में पता चलेगा। तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर कन्वे कर रही हैं, ठीक है, कि कैसे आप लोगों को एनवायरमेंटली अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटा सा इम्पैक्ट पूरे एनवायरमेंट को बर्बाद कर सकता है। थीम ऑफ द लेसन में जाओगे तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर के बारे में बात करी गई है कि डिजायर टू एक्सप्लोर द अननोन ड्राइव्स द ऑथर जर्नी। अब इनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इस जर्नी में, है ना। पावर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर दिखाया गया है। अंटार्कटिका को अच्छा भी दिखाया गया है, और अगर आपने गलत किया तो छोड़ेगा भी नहीं, ये भी दिखाया गया है। एनवायरमेंटल अफेयरनेस के बारे में बात करी गई है। देखो, ओजोन होल डिप्लेशन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत बुरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर थॉटफुल होने के लिए बोल रहे हैं वो। एंड सॉलिट्यूड की वो बात करें, आइसोलेशन इंस्पायर करता है इंट्रोस्पेक्शन एंड अ कनेक्शन विद नेचुरल वर्ल्ड। जब आप अकेले नेचर से कनेक्ट होगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर कितना इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया पे जाओगे तो ऑथर एंटार्कटिका जा रही हैं, उन्हें बहुत मस्त सी जगह दिखती है, ग्लेशियर हैं, आइसबर्ग हैं, है ना, बिल्कुल एकदम पिंग पोंग बॉल की जैसा एक्सपीरियंस उनको मिला। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट डेमोन्स्ट्रेट नेचर्स पावर एंड वल्नरेबिलिटी। छोटी छोटी सी चीजें कैसे इंपैक्ट कर सकती हैं नेचर को। शी इंटरैक्ट्स विद साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स अंडरस्टैंडिंग देयर डेडिकेशन एंड सेंस ऑफ पर्पस। इस जर्नी में आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मिलेगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखोगे, एंड यू विल गेट टू नो दैट द प्लेस ऑफ ह्यूमंस इन नेचर ऑल्सो। इंसान इतू सा है इस बड़ी सी दुनिया के सामने, ठीक है। तो चैप्टर एम्फसाइज कर रहा है ब्यूटी, चैलेंजेस और सिग्निफिकेंस एक्सप्लोरिंग अनटच्ड टेरिटरीज। कितना बर्बाद कर दिया हमने नेचर को। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों बोला गया इसको? दिस सिंबलाइज द एक्सट्रीमिटी एंड रिमोटनेस ऑफ अंटार्कटिका, कि वहां पर कोई जाता नहीं है जनरली। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पर्सनल एंड मेटाफोरिकल जर्नी इनटू रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। तो जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आओ तो तिशानी दोषी है, ऑब्जर्वेंट, रिफ्लेक्टिव, क्यूरियस,
साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स दिखाए गए हैं, डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। नेचर भी एक कैरेक्टर की तरह यूज हुआ है, जो कि दिखाया गया है कि डेंजरस और ब्यूटीफुल दोनों ही हो सकता है। लिटरेरी डिवाइसेस में जाओगे तो आपकी इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर, ओपन सीज। पर्सोनिफिकेशन में जाओगे तो नेचर को एक अलाइव और पावरफुल क्रिएचर दिखाया गया है। सिंबोलिज्म में जर्नी और एंटार्क्टिका सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सप्लोर करना कितना जरूरी है, डिस्कवरीज और इंट्रोस्पेक्शन डेवलप होता है आपके अंदर। मेटाफर है एंड ऑफ द अर्थ, जो रिमोटनेस दिखा रहा है। रिफ्लेक्शन क्या है? ऑथर्स इनर थॉट, जब आप किसी जगह पर जाते हो तो वहां की बारीकी को समझ पाते हो। वर्ड मीनिंग में आपका एक्सपेडिशन है, जर्नी को बोलते हो आप। ग्लेशियर्स बर्फ के पहाड़ों को बोल सकते हो आप, है ना। सॉलिट्यूड एकांत को बोलते हैं। ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है मजेदार, इंप्रेसिव। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है ना। इंपॉर्टेंट लाइंस में जाओगे तो एंटार्क्टिका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, मतलब आपको अच्छाई बुराई दोनों दिखा रहा है। जर्नी मेड मी रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस इन द वास्ट यूनिवर्स, मतलब सॉलिट्यूड इंस्पायर इंट्रोस्पेक्शन। साइंटिस्ट ब्रेव एक्सट्रीम कंडीशन फॉर डिस्कवरी, मतलब ऑब्वियसली जब डेडिकेशन होता है इंसान के अंदर, ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है तो वो कहीं भी चला जाता है कुछ भी सर्च करने के लिए। नेचर की फ्रेजिलिटी भी दिखाई गई है कि वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिखाती है, हमें एनवायरमेंटली अवेयर होना पड़ेगा। एंटार्क्टिका, आइसबर्ग और जर्नी, ये तीनों ही सिंबल्स की तरह यूज हुए हैं। और ये जो स्टोरी है हमें मैसेज दे रही है कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन, है ना, पर्सनल और साइंटिफिक ग्रोथ देती है, और नेचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, उसको केयरफुल स्टुवर्डशिप की जरूरत है। सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन हेल्प करता है हमारी लाइफ को अंडरस्टैंड करने में, खुद को अंडरस्टैंड करने में और नेचर को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझनी आपको जरूरी है। नेक्स्ट इज एडवेंचर एंड रिस्क रिवील ह्यूमन करेज, परसेवरेंस एंड डेडिकेशन। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर इनसाइड भी हैं, जैसे चैप्टर कंबाइन करता है ट्रेवल के साथ, है ना, तो एक नैरेटिव बहुत अच्छा सा निकल के आता है जहां पर आप बहुत कुछ सीखते हो। यहाँ पे आपको ब्यूटी, हार्शनेस, इंपॉर्टेंस, हर चीज के बारे में बताया गया, और ये ह्यूमन स्पिरिट को भी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो द एनिमी है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम विस्टास ओनली, तो हम इसको कवर करेंगे, विस्टास को, द एनिमी चैप्टर को। दिस इज द फोर्थ चैप्टर, फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इज रिटन बाय पॉल सिंडरस्टिकन बक, है ना, जहां पे हमें ह्यूमन कंपैशन, मोरालिटी, कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है। तो इसको जापान में अरेंज किया गया है ना, लड़ाई चल रही थी जब यूएस और जापान के बीच में, तो इसमें आपको प्रोफेशनल ड्यूटी, सोसाइटल नॉर्म और पर्सनल एथिक्स के बीच में एक डिलेमा दिखाया गया है। स्टोरी यूनिवर्सल नेचर और ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाती है, और कैसे दूसरों को मदद करना जरूरी है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, ये भी हाईलाइट करती है। थीम में जाओगे, ड्यूटी से बड़ा कंपैशन होता है, ये बताया गया है। एथिक्स एंड मोरालिटी की जरूरत होती है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो लेकिन उसकी जान बचाओ, है ना। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना, दुश्मन दुश्मन होता है ये नहीं, कल्चर आपको क्या सिखाता है, दैट ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, है ना। तो इट्स नेसेसरी टू शेयर अ बॉन्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग विद अदर्स, है ना, क्योंकि ह्यूमैनिटी रखोगे तो ही आप किसी को बचाने का और खुद को बचाने का सोच पाओगे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर सडाओ को एक जापानीज डॉक्टर दिखाया गया है, ठीक है ना, जो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को घर ले आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डिलेमा में होते हैं कि इसको बचाऊं या देशभक्ति निभाऊं। तो फिर बहुत सोचने के बाद ये अपनी जो मोरालिटी है ना, ह्यूमैनिटी है, उसको ऊपर रखते हैं और फिर ये बचाते हैं ह्यूमैनिटी को। डॉक्टर सडाओ अपने घर में रखते हैं इस एनिमी प्रिजनर ऑफ वॉर को, उसका जख्मों का इलाज करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। उसकी वाइफ उसको सपोर्ट करती है, नौकर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली इनको डर लगा हुआ होता है कि पता नहीं क्या होगा, तो ये जा करके ओल्ड जनरल को भी बताते हैं इसके बारे में, अथॉरिटी को लेटर लिखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तब ये उसको एस्केप करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये स्टोरी एम्फसाइज करती है कि काइंडनेस और मोरालिटी, है ना, बॉर्डर्स और एनिमिटी से बहुत आगे है। एनिमी का सिग्निफिकेंस क्या है? एनिमी रेफर्स टू इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर्स सिंबलाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, डेंजर एंड कल्चरल ऑपोजिशन। एनिमी इसीलिए रखा गया इस चैप्टर का नाम, वो दिखाता है कि जब दुश्मनी काटते हो ना तो खतरा आता है ना, हर चीज डर आपको दिखाती है। और ये क्वेश्चन करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ हु इज ट्रूली एन एनिमी, सजेस्टिंग द मोरालिटी एंड कंपैशन ओवर पॉलिटिकल एंड नेशनल डिविजन्स। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सडाओ होकी डॉक्टर है ना, और एक एक्सपर्ट भी है,
है ना, एंड ही इज इन डिलेमा बिटवीन मॉरल ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म, है ना। इनकी वाइफ है जो हर चीज़ में इनको सपोर्ट कर रही है। अमेरिकन सोल्जर प्रिजनर ऑफ वॉर बताया गया है ना, जो एनिमी है। और जापानीज अथॉरिटीज़ भी दिखाई गई हैं, है ना, जो पूरी तरीके से बहुत डोमिनेट कर रही हैं कि हमें अपनी कंट्री को बचाना है, जो पेट्रियोटिज्म का सिंबल है। वहीं आपको कुछ और कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, जैसे कि 3 नौकर हैं, है ना, और आपको यहाँ पर 3 नौकर के अलावा बच्चे दिखाई देंगे डॉक्टर सडाओ के। अच्छा, सिंबोलिज्म एनिमी है सोल्जर में, जो मोरालिटी और ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन करता है वो नेशनैलिटी। आयरनी दिखाई गई है कि आपने दुश्मन को बचाया पर्सनल रिस्क पे। कंट्रास्ट दिखाया गया है, युद्ध चले लेकिन कंपैशनेट होना जरूरी है। सस्पेंस भी दिखाया गया है, सोल्जर बच करके बाहर निकल पाएगा कि नहीं। इमेजरी भी दिखाई गई है ना, कि कैसे हॉस्पिटल्स, माउंटेन्स हैं, सीज हैं, कैसे बच करके वहां से वो निकलता है, ये सब। कॉन्शियस का मतलब द सेंस ऑफ थिंकिंग राइट एंड रॉन्ग। कंपैशन का मतलब होता है अवेयरनेस होना कि आपको सिंपैथाइज होना है या नहीं होना है। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल बिहेवियर। एनिमी दुश्मन को बोलते हो आप, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जेनरोसिटी, जो आप लोगों के साथ अच्छा करते हो। इंपॉर्टेंट लाइंस में ही वॉज एन एनिमी बट ही नीडेड हेल्प। दुश्मन है लेकिन मदद की जरूरत है, तो मतलब ह्यूमैनिटी वॉर के ऊपर रखी गई है। हैना टू न्यू व्हाट इट मेंट टू सेव अ लाइफ एट रिस्क, मतलब कंपैशन एंड करेज यूनिवर्सल होता है। समटाइम्स ड्यूटी इज गाइडेड बाय मोरालिटी नॉट रूल्स। तो ट्रू एथिक्स जो हैं वो इंसान की कॉन्शियस से आते हैं, सही गलत आप अपने दिमाग से सोचते हो। द सोल्जर एस्केप लीविंग अ मॉरल लेसन बिहाइंड, इसका मतलब ये है एक्ट्स अ ह्यूमैनिटी लीव लास्टिंग इंप्रेशन, कि मरे हुए दुश्मन को अब बचा करके ले आया। की सिंबल में सोल्जर सिंबल होगा, डॉक्टर सडाओ का हाउस और हॉस्पिटल या घर ही है बेसिकली, वो सिंबल होगा। और सी ऑफ माउंटेन्स भी सिंबल है। सी ऑफ माउंटेन्स डेंजर, आइसोलेशन और लाइफ चैलेंजेस का सिंबल है। डॉक्टर सडाओ का घर सेफ्टी, मोरालिटी और एथिकल सैंक्चुरी का सिंबल है। मैसेज देखोगे तो कंपैशन मोरालिटी ट्रांसेंड कर देती है नेशनल, कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, है ना। ट्रू ह्यूमैनिटी इसी में ही है कि आप लोगों की मदद करो, और करेज इंक्लूड करता है सही चीज, है ना, डरो मत, अगर आप सही हो तो डर के आगे जीत है। एथिकल डिसीजन बहुत जरूरी होता है किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए। चैप्टर जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटर्स देता है वो ये है कि स्टोरी में एम्फेसिस डाला गया है एथिक्स और ह्यूमैनिटी के ऊपर, है ना। इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हाईलाइट किया गया है यहाँ पर स्टोरी के थ्रू, और ये भी दिखाया गया है कि एम्पैथी और कनेक्शंस इंसान की ट्रू वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ट्रू नेचर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यहाँ पर विस्टास का, ऑन द फेस ऑफ इट, व्हिच इज रिटन बाय सुसान हिल। तो देखो, ऑन द फेस ऑफ इट एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना, जहां पर ह्यूमन रिलेशनशिप, अकेलेपन और हीलिंग पावर ऑफ एम्पैथी दिखाया गया है। इस स्टोरी में एक छोटा सा लड़का दिखाया गया है जिसका आधा फेस जल गया है, और एक बूढ़े आदमी दिखाए गए हैं, मिस्टर लैम, जिनका एक पैर एक युद्ध में ब्लो ऑफ कर गया था, अब उनके पास टिन का पैर है। तो वो सेम इम्प्योर्डनेस एक तरीके से एक इम्प्योर्डनेस का, फिजिकल इम्प्योर्डनेस का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, है ना। और ये एम्फेसाइज करता है कि ट्रू एक्सेप्टेंस कम फ्रॉम सीइंग बियॉन्ड अपीयरेंसेस, है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस बहुत जरूरी होता है कि एक्सेप्टेंस आपके अंदर हो, अपने आप को लेकर के और दूसरों को लेकर के। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग ना किसी भी बड़े से बड़े जख्म को हील कर देती है, ये हाईलाइट किया गया है ना। और अगर आपको एक अच्छा साथी मिल जाए तो आपका अकेलापन दूर हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही आपको कुछ अच्छा करने में मदद करता है। स्टोरी का सेंट्रल आइडिया दोगे तो ये फोकस करता है डेरी के ऊपर, जो यंग बॉय है, उसका फेस जला हुआ है ना, वो बहुत ही आइसोलेटेड और डिजेक्टेड फील करता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी उसे बुरा बुरा बोलती है। उसकी मुलाकात मिस्टर लैम से उनके गार्डन में होती है, जिनका एक पैर नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो आपको ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देंगे और वो डेरी को मोटिवेट करते हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन में वो हमेशा उसको मोटिवेट करते हुए दिखाई दिए हैं, और वो ये दिखाते हैं कि सिर्फ अपीयरेंस ही कुछ नहीं होता, अपीयरेंस से आगे भी बढ़ करके दुनिया है। डेरी लर्न करता है कि जो इनर स्ट्रेंथ है, सेल्फ बिलीफ है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ना कि आउटर अपीयरेंस। तो ये स्टोरी हाईलाइट करती है हमें कि कैसे रिलेशनशिप और मेंटरशिप एम्पावर कर सकती है लोगों को टू फेस देयर इनसिक्योरिटीज। टाइटल का सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इट रेफर्स टू जजिंग अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंसेस ऑन द फील्ड। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो स्टोरी चैलेंज करिए एक आइडिया बाय शोइंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन बीनीथ द सरफेस। एम्फसाइजेस द लेसन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में देखोगे तो 2 ही हैं, मिस्टर लैम और डेरी। सोसाइटी को ले सकते हो आप। सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ सुपरफिशियल
जजमेंट्स एंड प्रेजुडिस। डिवाइसेस में जाओगे, सिंबोलिज्म के तौर पर दिया गया है मिस्टर लैम्ब और डेरी का बर्न फेस, वो फिजिकल इम्पेयर्डनेस का सिंबल है। डायलॉग्स यूज हुए हैं यहाँ पर मिस्टर लैम्ब और डेरी के, तो डेरी डरा हुआ दिखाई दिया, मिस्टर लैम्ब होप देते हुए दिखाई दिए। डेरी फियर वर्सेस मिस्टर लैम्ब करेज, ये दिखाया गया है। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का। इमेजरी में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेरीज फेस एंड स्कार भी दिखाया गया है, ठीक है। इमेजरी में मतलब कैसे जला हुआ है, कैसे मिस्टर लैम्ब का पैर नहीं है। आयरनी में जाओगे तो मिस्टर लैम्ब टीच करते हैं डेरी को कि इम्परफेक्शन के आगे भी जिंदगी है। स्कार जो मार्क आपकी फेस पे परमानेंट पड़ेंगे उसको बोलोगे आप। एम्पैथी बोलते हो सहानुभूति को। लोनलीनेस अकेलापन होता है। मेंटर वाइज एंड ट्रस्टेड गाइड होता है। और अपीयरेंस का मतलब होता है आउटवर्ड लुक। इंपॉर्टेंट लाइंस में जाओगे तो ऑन द फेस ऑफ इट लाइफ सीम्स अनफेयर बट लुक डीपर, द वैल्यू बियॉन्ड अपीयरेंस दिखाया गया है। देयर इज मोर टू यू दैन योर स्कार्स का मतलब ये है कि भाई एनकरेजमेंट आपको लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है। लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। ही लिसन्ड एंड अंडरस्टूड एंड दैट ऑल मेड द डिफरेंस। एम्पैथी कैन हील इमोशनल वुंड्स, ये दिखाया गया है। डेरी का फेस सिंबल है डिस्टॉर्शन का, है ना, सोसाइटल जजमेंट का और पर्सनल इमोशन का। मिस्टर लैम्ब एक्सपीरियंस, विजडम और एम्पैथी दिखा रहे हैं। लेग और मिसिंग लिम्ब सिंबल ऑफ इम्परफेक्शन है। द गार्डन इज एक्चुअली अ प्लेस जहां पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, पर्सनली ग्रो कर सकते हो। मैसेज हमें ये दे रही है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एम्पैथी कैन हील एवरीथिंग एंड एवरीवन हैज अ पोटेंशियल टू ओवरकम इनसिक्योरिटीज। अगर आप भाई आप अपने आपकी हालात से ओवरकम कर सकते हो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो। ट्रू करेज और कॉन्फिडेंस ना खुद को एक्सेप्ट करने से ही आता है। चैप्टर के इनसाइट्स में जाओगे, है ना, तो ये हमें ह्यूमन डिग्निटी, एम्पैथी और रेजिलियंस के बारे में बता रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरशिप, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बता रही है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी हमारा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो विस्टास का ही है और यहाँ पर कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, दो चैप्टर्स लिए गए हैं, रिटन बाय ज़ेडकालासा एंड बामा, टेकन फ्रॉम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जहां पर दोनों ही लड़कियां अपने पास्ट को याद करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा एंड उन्होंने अपने अपने तरीके से रेबल किया, ठीक है। चलिए, तो दोनों ही ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जहां पे इनका बचपन का ट्रॉमा दिखाया गया है। ज़ेडकालासा के बारे में बताया गया कि किस तरीके से उन्हें कार्लेस्ले इंडियन स्कूल में पढ़ना पड़ा, जहां पर उन्हें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना पड़ा। वहां पर हर चीज़ के लिए एक फॉर्मूला था, खाने के लिए फॉर्मूला था, कपड़े अलग तरीके से पहनने थे, बाल छोटे रखने थे, जो कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म कर रहा था। जब उनके बाल लंबे लंबे काटे जा रहे थे तो उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाई। वहीं अगर आप बामा के एस्पेक्ट में चले जाओगे तो बामा का सीन ये दिखाता है कि बामा छोटी सी थी, उनको वर्ल्डली प्लेजर्स अच्छे लगते थे। उनके स्कूल से उनके घर का डिस्टेंस जो था वो 10 मिनट का था, लेकिन फिर भी वो 1 घंटा लगा देती थी आने में, आधा घंटा लगा देती थी आने में, क्योंकि उन्हें बाहर की चीज़ें देखने में अच्छी लगती थी। फिर उन्हें पता चला कि उनके यहाँ एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चल रही है, जो उनके भाई ने उनको बताया, जिसके लिए उन्होंने रेबल किया। उन्होंने 3rd क्लास में टॉप किया। तो थीम में कल्चरल ऑपरेशन दिखाया गया है कि कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी को ऑप्रेस किया जा रहा है मेन स्ट्रीम कल्चर, मतलब मेन स्ट्रीम कल्चर कर रहा है। चाइल्डहुड इनोसेंस एंड ट्रॉमा दिखाया गया है। आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस दिखाया गया है कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते हो। और कॉलोनियल इम्पोजिशन दिखाया गया है कि कैसे मेन स्ट्रीम कल्चर हावी होता है किसके ऊपर, छोटे कल्चर्स के ऊपर। ज़ेडकालासा को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, वहाँ के रूल स्ट्रिक्ट थे, उनके बाल जबरदस्ती काटे गए जिससे वो डर गई, है ना। उनके लिए ये एक्ट बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक था, वो ह्यूमिलेटेड फील कर रही थी। लेकिन ये स्टोरी एम्फसाइज करती है स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड कन्फॉर्मिटी एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल सप्रेशन। सिग्निफिकेंस में जाओगे तो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर हाईलाइट करता है स्पेसिफिक इवेंट दैट सिंबलाइजेस द कल्चरल ऑपरेशन एंड फ्रीडम। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में जाओगे तो ज़ेडकालासा एक यंग नेटिव अमेरिकन गर्ल दिखाई गई है, सेंसिटिव है, प्राउड ऑफ हर हेरिटेज है, और वहाँ के बोर्डिंग स्कूल के टीचर्स भी दिखाए गए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलोनियल अथॉरिटी को। सिंबोलिज्म हेयर है ना, कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल है। इमेजरी में हेयर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया, जिस तरीके से काटा जा रहा है, वो कंट्रास्ट दिखाया गया है कि नेटिव कल्चर वर्सेस वेस्टर्न स्कूल रूल्स। आयरनी दिखाई गई है, हेयर कट फॉर सिविलाइजेशन।
एंड फर्स्ट पर्सन नरेटिव दिया है, झटका लसा ने अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शो किया है। ह्यूमिलेशन, हेरिटेज, ऑपरेशन, कन्फर्मिटी और ट्रॉमा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ह्यूमिलेशन का मतलब होता है आप एम्बैरेस फील कर रहे हो, हेरिटेज आपका कल्चर ट्रेडिशन दिखाता है, ऑपरेशन आपका क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट दिखाता है, कन्फर्मिटी का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना, और ट्रॉमा का मतलब होता है एक शॉक, एक स्ट्रेस, है ना। दे कट माई हेयर, आई वेप्ट बिटरली, दिखाता है कि कैसे वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड फील कर रही थी। माई हेयर वॉज अ सिंबल ऑफ माई आइडेंटिटी, दिस शोज द कल्चरल एंड पर्सनल सिग्निफिकेंस। आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड पावरलेस, ये जब उनके बाल काट दिए गए तब उन्हें फील हुआ। कि सिंबल में हेयर और बोर्डिंग स्कूल आप याद रखिएगा। मैसेज में जाएंगे तो प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इज वाइटल फॉर पर्सनल डिग्निटी एंड फोर्स कन्फर्मिटी कैन कॉज लास्टिंग इमोशनल ट्रॉमा, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हमें एम्फेसाइज किया गया है रेजिलियंस, प्राइड एंड अवेयरनेस ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, चैप्टर के इनसाइड में चले जाओगे आप तो कल्चरल ऑपरेशन और पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर फोकस किया गया है। स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल है, झटका लसा के बचपने को ऑब्जर्व करती है और यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट किया गया है ब्रॉडर सोशल इश्यूज को भी। ठीक है, एग्जाम टिप के लिए याद रखिएगा हेयर को एज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी कनेक्ट करके आइएगा। वी टू आर ह्यूमन बींग्स में मामा के बारे में बताया गया ना, तो तमिल दलित होती हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, है ना, वो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वो एजुकेशन, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटीज से ही रेबल करती हैं। थीम में जाओगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन डिग्निटी और एम्पैथी एंड सोशल अवेयरनेस दिखाई गई है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनजस्टिस एंड रेजिलियंस भी दिखाया गया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ी नहीं है ये। तो बामा एक तमिल दलित है, स्कूल जाती हैं, ठीक है ना, उन्हें फनी लगता है कि बाहर एक आदमी वड़ई का पैकेट स्ट्रिंग से पकड़ करके एक लैंडलॉर्ड को दे रहा है, अपने भाई को बताती हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जा रही है। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद वो अपने भाई से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उनका भाई उनको बोलता है पढ़ो लिखो, तो वो पढ़ती हैं और टॉप करती हैं। तो यहाँ भी टू आर ह्यूमन बींग्स का मतलब ये है, ये दिखाता है असर्शन ऑफ इक्वलिटी कि भाई हम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ना हमें, है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में दलित चिल्ड्रन दिखाए गए हैं, टीचर्स दिखाए गए हैं, लैंडलॉर्ड्स दिखाए गए हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में चले जाओगे तो सिंबोलिज्म, स्कूल को एज ए सिंबल यूज किया गया। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, मामा अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। आयरनी क्या है, एजुकेशन इक्वलिटी देती है, बट यहाँ पर अनइक्वलिटी की तरफ, ये मतलब पढ़ते हुए भी अनइक्वल फील कर रही हैं। दलित चिल्ड्रन और प्रिविलेज स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स, हाई क्लास सोसाइटी में डिफरेंस दिखाया गया है। इमेजरी में आप ट्रीटमेंट देखोगे कि वो जो वड़े पैकेट वाला इंसिडेंट हुआ है वो किस तरीके का मिसट्रीटमेंट था। दलित एक मेंबर ऑफ ऑप्रेस्ड कास्ट ग्रुप ऑफ इंडिया को कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव किया जाना, ह्यूमिलेशन का मतलब वही एम्बैरेस फील करना, मार्जिनलाइजेशन का मतलब है जहां पे मतलब सोसाइटी के कुछ एजेस जहां पर द पीपल आर इन माइनर्स, उसको हाईलाइट किया गया। रेजिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू विद स्टैंड और रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। इंपॉर्टेंट लाइंस में आओगे तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स टू असर्शन ऑफ डिग्निटी एंड इक्वालिटी है। कास्ट शुड नॉट डिसाइड अवर वर्थ का मतलब ये है कि इनजस्टिस कास्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, है ना। डिस्पाइट ह्यूमिलेशन वी कंटिन्यू टू लर्न एंड ग्रो, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो दिखाता है करेज एंड रेजिलियंस कितनी जरूरी है। सिंबल में आपके स्कूल और दलित चिल्ड्रन आप रखना, और मैसेज क्या देता है ये, हर किसी को रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और डिग्निटी चाहिए होती है। एजुकेशन एम्पावरमेंट का काम करती है ना। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सोशली और मॉरली रॉन्ग है, और करेज और रेजिलियंस की है ऑपरेशन को ओवरकम करने में। सेम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटर्स में भी आप कुछ ये पॉइंटर्स लिख करके आओगे, लेकिन ये ध्यान रखना दलित आइडेंटिटी को आप यहाँ पर दिखाओगे कि कैसे सफर करने को मिला है ना। तो इसी के साथ हम आज का सेशन बेटा एंड करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम आपका पूरा जो विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो है वो कवर हो जाता है। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, आपके करियर्स अड्डा ऐप पर आपको 199 रुपीज का पूरा कोर्स मिल रहा है। सो इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम देयर यू मे। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।